तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आज ज्योग्राफी की क्लास है। ज्योग्राफी की ये 7वीं क्लास है। अच्छा, ये जो क्लास, इसको मैंने ज्योग्राफी नाम दिया है, लेकिन इसमें मेरा जो जोर है वो एग्रीकल्चर पर है। इसको मैं एग्रीकल्चर क्लास भी कह सकता था, लेकिन यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी हैं ये एग्रीकल्चर में तो पूछी ही जाती हैं, ये इकोनॉमिक्स में भी पूछी जाती हैं और ये चीज़ें ज्योग्राफी में पूछी जाती हैं। इंडियन ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में और साथ ही साथ एग्रीकल्चर में ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ये मिक्स है, समझ रहे हैं ना। आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ेगा और एग्रीकल्चर में भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ें मैं आपको एक साथ यहाँ पर बता रहा हूँ। और क्लास का जो लेवल है वो वनडे से लेकर के आईएएस या यूपीएससी के जो भी एग्ज़ाम हैं, इवन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हैं उनकी तैयारी भी आप इससे कर सकते हैं। क्रैश कोर्स की तरह लीजिएगा इसको। सारी चीज़ें शॉर्ट्स में मैंने लिख दी हैं और उनको मैं आपसे बारी बारी डिस्कस करता जा रहा हूँ। कॉपी पेन आप लोग अपने साथ रखिएगा। मेरे सामने जो लोग बैठे हैं क्लास में उन सबको भी मेरा यही इंस्ट्रक्शन रहता है, कॉपी पेन साथ रखिए। बहुत सी चीज़ें मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखी हैं, मैं बोलता जाऊँगा आराम से, उनको आप लिखते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जैविक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसका मतलब क्या है? इसको हम पारिस्थितिकी कृषि भी कहते हैं, टिकाऊ कृषि भी कहते हैं, जैविक कृषि भी कहते हैं। इसका मतलब, अब इसको समझने से पहले आपको मशीनी कृषि और रासायनिक कृषि को समझना होगा। तो रासायनिक कृषि और मशीनी कृषि का मतलब क्या? मशीनी कृषि खेती में ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल करना, ज़्यादा पैदावार के लिए ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल करना। अब मशीनें क्या हैं? ट्रैक्टर, हैरो, कंबाइन, ये जो चीज़ आ रही है ना, ये मशीनें हैं। रासायनिक कृषि क्या हुई? खेती में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के लिए फर्टिलाइज़र और कीटनाशकों के रूप में खरपतवार नाशक, कीटनाशक, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और इसके अलावा जो आपके फर्टिलाइज़र्स हैं, उर्वरक हैं, खाद है, उनके रूप में तरह तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करना। जैसे रासायनिक खाद, एनपीके, यूरिया, ये रासायनिक खाद हुए आपके, है ना। और कीटनाशक क्या हुए? जैसे वो क्या था आजकल खूब चल रहा, बहुत ही जहरीला केमिकल है थाइमेट, क्लोरोपाइरोफास। और इसके अलावा खरपतवार नाशक क्या हुए? 2,4-D। इस टाइप के जो केमिकल हैं, जो खरपतवार माने घास फूस को ख़त्म करने वाले, कीटनाशक माने जो कीड़े मकोड़ों को खेती में मारते हैं, लेकिन ये सारे के सारे केमिकल होते हैं। तो तरह तरह के केमिकल्स का यूज़ करना घास फूस को ख़त्म करने के लिए, कीड़ों को ख़त्म करने के लिए और उर्वरक के रूप में पैदावार को बढ़ाने के लिए। इस तरह की जो खेती है उसको हम कहते हैं रासायनिक कृषि या केमिकल क्रॉपिंग। अब केमिकल क्रॉपिंग के नुकसान भी हैं। पैदावार तो इससे बढ़ गई, है ना। जो हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है उसमें, हरित क्रांति जो हुई है हमारी, उसमें केमिकल क्रॉपिंग का बहुत बड़ा रोल है। भाई एनपीके खाद आया, यूरिया खाद आया, पैदावार बढ़ी, बहुत सारे केमिकल आए, उससे बहुत सारे कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से छुटकारा मिला, तभी तो पैदावार बढ़ी ना। तो केमिकल क्रॉपिंग या रासायनिक खेती या खेतों में केमिकल डालने का एक बहुत बड़ा रोल रहा पैदावार बढ़ाने के लिए। लेकिन इसका नुकसान हुआ। इसका नुकसान क्या हुआ? सिंपल सी चीज़ें बता देता हूँ आपको, इसकी डिटेल में तब बताऊँगा जब मैं आपको ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति पढ़ाऊँगा। इसका नुकसान ये हुआ, पर्यावरण को तो नुकसान हो ही हुआ है, साथ ही साथ मिट्टी को भी नुकसान हुआ है। और ये जो केमिकल जो हैं जहर के रूप में हमारी नसों में पहुँच चुके हैं, हमारे ब्लड तक में पहुँच चुके हैं। हमारी फूड चेन, हमारा जो इकोसिस्टम है उस सबको ये बर्बाद कर रहा है। वाटर सिस्टम, सॉइल सिस्टम, सब कुछ बर्बाद कर रहा है ये केमिकल फार्मिंग। लेकिन अब इससे छुटकारा भी पाना इतना आसान नहीं है। तो जो इसके नुकसान थे उसी को हम जो हैं उनसे बचने के लिए या उन नुकसानों को कम करने के लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि खेती में केमिकल्स का इस्तेमाल कम से कम हो, लेकिन पैदावार भी बढ़ानी है, बीमारियों से ही बचना है, कीड़े मकोड़ों से ही बचना है। तो अब जैसे नीम है, तो नीम में क्या गुण है? नीम जो है कीड़े मकोड़ों को मार सकता है। इसी के अलावा केंचुए की खाद, गोबर की खाद, कूड़ा करकट से जो बनी खाद है वो पैदावार को बढ़ा सकती है। तो खेती में कीटनाशकों के रूप में, पैदावार बढ़ाने के लिए खाद के रूप में जितने भी हमारे प्राकृतिक तत्व हैं उनका इस्तेमाल करना, केमिकल कंपाउंड्स को या केमिकल तत्वों को ना कहना, वही है जैविक कृषि। ठीक है ना। अब जैविक कृषि के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो केमिकल कृषि के नुकसान हैं वही जैविक कृषि के फ़ायदे हैं। पर्यावरण मित्र है ये, परिस्थिति को नुकसान नहीं पहुंचाती, फूड चेन को नुकसान नहीं पहुंचाती। इसी को हम कहते हैं टिकाऊ कृषि या धारणीय कृषि। अभी टिकाऊ कृषि और धारणीय कृषि पर आगे ही बात करूंगा मैं, फिलहाल यहीं रहता हूँ। तो ये जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग है या जैविक कृषि है। भाई इसकी ड्रॉबैक ये है, जब हम इस पर ऐसे लिखाएंगे ना आपको स्टेट पीसीएस या यूपीएससी मेंस के लिए या लोअर या आरओ मेंस के लिए, तो उसमें एक ऐसे भी आता है
कि भाई जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसके सामने क्या क्या चैलेंजेज हैं। तो मैं यहाँ अभी, मेरा वो मकसद नहीं है, मैं आपका समय भी ख़राब नहीं करूँगा। जैविक कृषि के सामने बहुत सारे चैलेंजेज हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि इसमें पैदावार कम है। अब किसान को चाहिए ज़्यादा पैदावार और ज़्यादा इनकम, है ना, सभी को चाहिए, किसान भी कारोबारी, उसको ज़्यादा पैदावार ज़्यादा इनकम चाहिए। इसमें पैदावार कम है और इसका मार्केट भी अभी सीमित है। चूँकि लागत ज़्यादा है तो इसके रेट ज़्यादा होते हैं, तो रेट ज़्यादा होते हैं तो इसकी जो मार्केट है वो अभी कम है। तो अभी इसकी ब्रांडिंग होनी है, लोगों को इस जैविक कृषि के जो फ़ायदे हैं उसके बारे में बताना है, तभी कहीं जाकर ये सक्सेसफुल रहेगी। तो जैविक कृषि पे किसी दिन अलग से बात करेंगे, घंटे 1.5 घंटा, फिलहाल इतना ही। आगे चलें। रासायनिक कृषि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है निर्वाह कृषि या जीवन यापन कृषि। ये लिखा है मैंने, निर्वाह कृषि या जीवन यापन कृषि। इसका मकसद सिर्फ और इसका मतलब जो है निर्वाह कृषि या जीवन यापन, यानी कि रोजी रोटी चलाना। जीवन यापन माने रोजी रोटी चलाना। जैसे मेरे एक मामा हैं, वो कहते थे भाई जो सर्दियों का मौसम होता था वो आम जनता के लिए बहुत अच्छा होता था, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होती थी, वो कहते हैं कि भूखमरी शुरू हो जाती थी किसी दौर में, आज से 50 साल पहले। जैसे सर्दियाँ ख़त्म हुई भूखमरी शुरू हो गई। मैंने कहा मामा वो कैसे? कहते हैं सर्दियों के मौसम में बहुत सारे फल फूल मिल जाते थे, और ख़ास करके आलू खूब होते थे। घर घर में लोग जैसे अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ है, जगह जगह फलों के पेड़ हैं, बहुत सारी लताएँ हैं। जैसे भिंडी है ना, भिंडी, तोरई, लौकी, रामफल, सीताफल, तरह तरह की लता, बेलों वाली सब्जियां लोग घर में बो लेते थे। आलू लोग घर में बो लेते थे। आलू मोटे मोटे आलू जाते थे, उनको उबाल कर खाते थे। उनको उबाल करके उसमें मिर्चें मिलाई, उसको क्या कहते थे? आलू का क्या कहेंगे उसको? चोखा। आप क्या कहेंगे? चोखा। हम लोग कहते हैं उसको आलू का भरता। मेरे गांव में, मेरे घर में कहते हैं आलू का भरता। पेट भर जाता था, है ना। चलिए बात को ज़्यादा खींचते नहीं हैं। तो ये चीज़ें वहाँ अवेलेबल हो जाती थी। साथ ही धान बो लिया, गेहूँ बो लिया, अपनी ज़रूरत भर खेती किसानी थी, लेकिन उसमें ज़्यादा पैदा होता नहीं था, मशीनें नहीं थी, खाद नहीं थे, तो छोटा सा प्लाट होता था, उसमें पूरा का पूरा परिवार उसी प्लाट में लगा रहता था। छोटा सा प्लाट है, उसमें पूरा परिवार लगा हुआ है, फल फूल सब्जी खाने पीने की चीज़ें उसमें उगा रहे हैं, और जो जितना हो रहा है उसका ज़्यादातर हिस्सा अपने पेट भरने के काम आ रहा। जो थोड़ा बहुत अगर बच गया तो वो बाज़ार में बेच दिया। ज़्यादा खेती की पैदावार का जितना भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस्तेमाल में आ जा रहा है। चाहे वो सरसों है, गेहूँ है, धान है, फल है, फूल है, सब्जी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना पेट भरने के लिए काम में आ जा रहा है। बहुत सारा श्रम उसमें, बहुत सारी लेबर लग रही है उसकी पैदावार करने में। पूरा घर लगा पड़ा, पूरा दिन लगा पड़ा, बहुत सारी लेबर उसमें करनी पड़ रही है। थोड़ा सा पैदा हो रहा है, और जितना ही पैदा हो रहा है वो सब अपना पेट भरने में, अपना जीवन यापन या अपनी रोजी रोटी चलाने में काम आ जा रहा है। बाज़ार में बेचने के लिए अव्वल तो कुछ बच ही नहीं रहा है, और बच रहा है तो बहुत ही थोड़ा सा बच रहा है। तो इस तरह की जो खेती है उसे हम कहते हैं निर्वाह कृषि। अब निर्वाह कृषि अभी भी है। अगर किसी के पास 2 बीघा ज़मीन रह गई है तो पूरा परिवार उसमें लगा हुआ, अपने खाने के लिए वो उस अनाज को उगा रहा है। लेकिन अब निर्वाह कृषि धीरे धीरे ख़त्म हो गई है, अब कृषि ने व्यापारिक रूप ले लिया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि निर्वाह कृषि क्या है, तो खेती की मतलब इस तरह की खेती के उपज में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो पैदा हो रही हैं उनका खुद ही इस्तेमाल करना। ज़्यादा चीज़ें पैदा ही नहीं होती हैं, पैदा हों तो बेचें ना, इतना ही पैदा हो रहा है कि जो अपने ही काम में आ जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? अनाज, धान, गेहूँ, बहुत सारी सब्जियाँ, वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं निर्वाह कृषि। अब एक शब्द आता है निर्वाह कृषि, मैंने बता दिया। अब आ गया आपका आदिकालीन निर्वाह कृषि। ये मेरे साथ फिंगर से मिट गया। आदिकालीन निर्वाह कृषि मिला क्या? मिल गया कुछ? ठीक है। आदिकालीन निर्वाह कृषि। तो आदिकालीन, आदि माने पुराना, पुराने समय का, आदि माने पुराना या पुराने समय का, आदिकालीन निर्वाह कृषि। अब इसको हम लोग झूम खेती भी कह देते हैं, झूम कृषि या झूम खेती। वो वाला अजीज़ नाजा वाला नहीं, झूम बराबर झूम शराबी, है ना। हम लोग हमने जब शुरुआत की तो हमें वो कव्वाली हम सुनते थे कभी बचपन में, झूम बराबर झूम शराबी। हमने बोला झूम खेती में झूम झूम के खेती करते होंगे क्या? तो नहीं साहब, झूम झूम के खेती नहीं करते हैं, ये नाम ही है झूम खेती। अब ये झूम खेती नाम कहाँ से पड़ा हमको नहीं पता, लेकिन इसका तरीका क्या है? झूम खेती को हम दहन कर्तन, क्या लिखा है ये? दहन माने आग लगाना और कर्तन माने काटना। दहन माने आग लगाना और कर्तन माने काटना। इसको दहन कर्तन कृषि भी कहते हैं। इसको शिफ्टिंग या स्थानांतरणीय कृषि भी कहते हैं। शिफ्टिंग या स्थानांतरणीय कृषि, दहन कर्तन कृषि, झूम कृषि क्या होते हैं, ये सभी बताते हैं आपको एक लाइन में। दरअसल जो हमारे पुराने लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, जब खेती के लिए मशीनों औज़ारों का इस्तेमाल बहुत ही कम लेवल पर होता था, या औज़ार जो थे वो नाम मात्र का हड्डी का या लकड़ी का हल
और एक छोटा मोटा हंसिया आपके पास हुआ, उसी से आपने एक कुदाल से खेती करनी है। तो होता क्या था, अब जंगल थे, जंगलों को जोतना बड़ा मुश्किल था। भाई समस्या क्या है, खेत को जोतना है, जोत करके उसको प्लेन करना है ताकि उसमें पैदावार हो जाए, नमी भी चाहिए है ना, पानी भी चाहिए उसके लिए। तो अब क्या करें साहब, खेत को जोतना बड़ा मुश्किल है। तो अब एक जंगल है आपके सामने, उस जंगल में आग लगा दी, जंगल में आग लगा दी। उसके बाद जो बचे खुचे पेड़ हैं उन्हें काट दिया, प्लेन कर दिया। अब जंगल में आग लगाने से होता ये था कि जितनी भी राख थी, वो जितने भी अवशेष थे जहाँ जल जाते थे, वो खाद का काम करते थे ज़मीन में। ठीक है साहब, जो बचे फूचे पेड़ पौधे हैं उनको उन्होंने काट दिया, वो फर्नीचर वगैरह के इस्तेमाल में उनको कर लिया। ठीक है, अब इस राख ने ज़मीन को जोतने लायक बना दिया। पैदावार तो बढ़ेगी क्योंकि सारी राख उसी मिल गई, ज़मीन को आप आसानी से जोत भी सकते हैं। ठीक है, इस राख की वजह से ज़मीन में काफ़ी लंबे समय तक नमी भी रहेगी, नहीं तो ऊपर मानसून बरस ही रहा है। खेती की 4-5 साल यहाँ पर खेती की, उसके बाद 4-5 साल खेती की, पैदावार उसकी घटने लगी। क्यों? क्योंकि आपने ज़मीन की जान ले ली, पैदावार घटने लगी, तो फिर और आगे बढ़ गए, फिर नया प्लाट जला दिया। 4-5 साल रहे, 10 साल वहाँ रहे, फिर और आगे बढ़ गए, नया प्लाट जला दिया, उसको जोत लिया। तो अब एक के बाद एक आप आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, शिफ्ट होते जा रहे हैं, स्थानांतरण होता जा रहा है। इसीलिए इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेटर, शिफ्टिंग क्या कहेंगे भाई, कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरणीय कृषि। ठीक है ना। दहन कर्तन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जंगलों में आग लगा के जंगलों को काट देते हैं, साफ कर देते हैं। ठीक है साहब। झूम खेती इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन उत्तरी पूर्वी भारत में इसका नाम है झूम खेती। भारत में, उत्तरी पूर्वी भारत में, विशेषकर असम में इसका नाम है झूम खेती। कई बार सवाल भी आता है कि भारत में झूम कृषि के अंतर्गत सबसे ज़्यादा एरिया किस राज्य में है, तो असम में है। भारत में झूम कृषि के अंतर्गत सबसे ज़्यादा एरिया असम में है, और सबसे ज़्यादा झूम खेती कहाँ की जाती है, उत्तरी पूर्वी भारत में की जाती है। ठीक है, इसी को हम आदिकालीन कृषि भी कहते हैं। यही होगी आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यही हो गया आपका स्थानांतरणीय कृषि। अच्छा, अब ये जो झूम खेती है इसके नुकसान भी हैं। नुकसान आप समझ ही सकते हो भाई, आप देख रहे हो ना, आप जंगल में आग लगा रहे हो, तो जंगल में आग लगा रहे हो, आजकल तो पर्यावरण सबसे बड़ा मुद्दा है, आतंकवाद से भी कोई बड़ा मुद्दा है तो पर्यावरण है ना। तो जंगल में जंगल आप साफ़ करते जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप जानते ही हो पर्यावरण को किस तरह से नुकसान हो रहे हैं, कैसे ग्लोबल वार्मिंग, कैसे क्लाइमेट चेंज है, वो सब आप जानते हो, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो झूम खेती पर्यावरण को नुकसान दे रही है। इसके अलावा झूम खेती जो है मिट्टी को भी नुकसान दे रही है। आपने जंगल साफ़ कर दिया, जंगल आपने साफ़ कर दिया तो फौरी तौर पर आपने मिट्टी की जो पैदावार है वो घटाई, और लंबे समय पर आपने न्योता दे दिया किसको, मिट्टी के कटाव को। भाई वहाँ जंगल साफ़ हो गया, मिट्टी का कटाव होगा, मिट्टी कटेगी, बाढ़ आएगी, बाढ़ को बढ़ावा मिलेगा, और जब बाढ़ आएगी तो यही कटी हुई मिट्टी आसपास की जो नदी घाटियाँ नाले हैं उनको पाट देगी, डैम वगैरह को पाट देगी, आगे चल के आपके लिए ये और नुकसानदेह हो जाएगी। ठीक है साहब। तो झूम खेती के नुकसान भी हैं। अच्छा, अब आगे चले, झूम खेती की बात हो गई। अब इसी में झूम खेती को क्या कहते हैं हम, आदिकालीन निर्वाह कृषि। अब झूम खेती को इंडोनेशिया में हुमा कहते हैं। अच्छा, इसके कई सारे नाम हैं, ग्वाटेमाला में, मैक्सिको में, फिलीपींस में, इसके अलग अलग नाम हैं। लेकिन दो नाम जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, जो मेरे ख्याल से आपको याद होने चाहिए, एक हुमा इंडोनेशिया में और एक ब्राज़ील में रोका। झूम इसको कहते हैं भारत में या उत्तरी पूर्वी भारत में। हाँ जी। तो एक नया स्टूडेंट सामने आ गया, एक गाय आ गई हैं, ज़रा गीता देखना उनको, वो गैलरी में खड़ी हैं, बच्चे डर रहे हैं, गीता देखना। हाँ, नहीं चले, हम चलते हैं। वो कह रही मैं भी पढ़ूंगी, मुझे भी डीएम बनना है। ठीक है, चलिए। तो अब बात आ जाती है गहन निर्वाह कृषि। कौन सी कृषि, गहन निर्वाह। अब जो गहन शब्द जो है ना, इंटेंसिव, इंग्लिश में ये जो है इसका अर्थ है इंटेंसिव, गहन, तेज, तीव्र, भारी भरकम। हिंदी में एक शब्द गहन, इंग्लिश में इसके लिए एक शब्द इंटेंसिव। इसका मतलब ये है इंटेंसिव कृषि, इंटेंसिव क्रॉपिंग। देखो दो शब्द हो गए, एक तो गहन कृषि और एक हो गया गहन निर्वाह कृषि। तो पहले मैं आपको गहन कृषि के बारे में बताता हूँ, फिर मैं बताऊँगा गहन निर्वाह कृषि के बारे में। तो गहन कृषि का कोई अजीब से अलग से नमूना अर्थ नहीं है। गहन कृषि का या इंटेंसिव कृषि का मतलब ये है कि ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा फसल लेना, बस। अब ज़्यादा से ज़्यादा फसल लेने के लिए करोगे क्या, ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा फसल लेना है, ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार को बढ़ावा देना। क्या करोगे, जैसे आजकल आप देख रहे हो ना तराई में, पंजाब में तराई, उत्तराखंड की और यूपी की जो तराई है या पंजाब है, तो यहाँ पर साल में 2 बार धान बोया जा रहा है।
एक गेहूँ बोया जा रहा। ज़मीन जो है इधर फसल कट के तैयार होती है, दूसरी फसल बोने की तैयारी शुरू। आज धान कटा, अगले दिन दूसरा धान के लिए खेत तैयार हो गया, इधर दूसरा धान ख़त्म हुआ, फिर से गेहूं की फसल तैयार हो गई। यानी कि ज़मीन को होश ही नहीं दे रहे हैं, होश नहीं लेने दे रहे हैं ज़मीन को। एक धान लगा, आप लोग देखते ना क्या किया हो, फरवरी मार्च में धान लगाया, फरवरी मार्च में धान लगाया, सुनते रहना आप लोग ना, फरवरी मार्च में धान लगाया, वो जून जुलाई में तैयार हो गया। जून जुलाई में जैसे इसको काटा फिर से धान लगा दिया, वो अक्टूबर लास्ट में जाके तैयार हुआ नवंबर में। जैसे ही नवंबर में काटा तुरंत गेहूं बो दिया, और जैसे ही अगली बार फिर से गेहूं खत्म हुआ तुरंत धान बो दिया। ज़मीन को होश लेने नहीं देना है। लेकिन इसके लिए आपको मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी ना। अब आप देखो बारिश के मौसम में धान काटना है, तो अब उसके लिए गोदाम चाहिए। धान काटना है, धान को बारिश कब हो जाए कुछ पता नहीं बारिश के मौसम में, तो उसको सही सुरक्षित रखने के लिए गोदाम भी चाहिए। और बारिश के मौसम में धान के खेत में खूब कीचड़ है, तो आम ट्रैक्टर तो चल नहीं सकते, तो नई नई किस्म की कंबाइन चाहिए, है ना। जो वो क्रेन लगी, वो क्या कहते हैं, चेन लगी होती है ना टायर के नीचे, उस टाइप की क्रेन आ रही हैं, छोटी बड़ी क्रेन आ रही हैं, छोटी क्रेन खींच के ले जा रही हैं कंबाइन को। नई नई किस्म की कंबाइन जो है धान को काट रही हैं। बड़े बड़े शक्तिशाली ट्रैक्टर और दूसरे खेती के औजार चाहिए। बहुत सारा पानी चाहिए, पानी के लिए बिजली चाहिए, पंपिंग सेट चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि खेती में ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी का, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का, मशीन का, बिजली का, फर्टिलाइज़र का, मेहनत का, श्रम का इस्तेमाल करके कम से कम प्लॉट से ज़्यादा पैदावार लेना, इसको हम कहते हैं इंटेंसिव क्रॉपिंग या गहन कृषि। अब आ गया गहन निर्वाह कृषि। अब गहन निर्वाह कृषि का मतलब क्या है कि आपके पास, निर्वाह कृषि का मतलब क्या था कि जो भी पैदा हो रहा है उसके इतना पैदा हो रहा है कि इतना जो पैदा हो रहा है कि उसकी उस पैदावार से सारी ज़रूरतें केवल हमारी पूरी हो रही हैं। व्यापार के लिए या बेचने के लिए उसमें कुछ बच नहीं रहा है, बच भी रहा है तो बहुत थोड़ा सा बच रहा है। गहन निर्वाह कृषि का मतलब ये हो गया कि आपके पास एकड़, 2 एकड़ या 1 कनाल, 2 कनाल या 2-4 बीघे या 5-6 बीघे जो ज़मीन है उसमें पूरा परिवार लगा हुआ है, पैसा वैसा इकट्ठा कर रहा है, और उसमें भिंडी भी ले तो आलू भी ले तो तुरई भी ले, तो एक कोने को धान है तो दूसरे कोने को मक्का है, तो जैसे ही मक्का कटा फिर धान तैयार है, तो जैसे ही धान कटा तो बरसीम तैयार है, और बरसीम कटी तो फिर से मक्का तैयार है, और मक्का कटी तो फिर से गेहूँ बोने की तैयारी हो रही है। उसमें थोड़े से इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और ज़्यादा से ज़्यादा श्रम का। अब देखो निर्वाह कृषि है, निर्वाह कृषि है ना, तो निर्वाह कृषि का मतलब ये हो गया प्लाट छोटा है आपका। निर्वाह कृषि का मतलब ये, अगर आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है और उसमें आप पूरा परिवार लगा हुआ है तो इतना पैदा हो जाएगा कि आपकी ज़रूरत तो पूरी होगी, बाज़ार में भी खूब बेच लेंगे आप। निर्वाह कृषि का यहाँ पर मतलब ये है कि ज़मीन आपके पास थोड़ी है, जोत आपके पास जो थोड़ी सी है, तो उसी में आप पूरा परिवार साल भर लगे पड़े, दिन रात लगे पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो गया आपका गहन निर्वाह कृषि। ठीक है ना, ओके। अब ये जो गहन निर्वाह कृषि है इसके आगे लिखा है मैंने मानसूनी। गहन निर्वाह कृषि के आगे मैंने लिख दिया है मानसूनी। इसका मतलब क्या है, गहन निर्वाह कृषि जो है वो मानसूनी जलवायु की विशेषता है। भाई देखो खेती के लिए चाहिए पानी, है ना। आप देखो ना, कभी मक्का बो रहे हो, कभी मेहनता, कभी गन्ना, कभी धान बो रहे हो, तो पानी कहाँ से आएगा। और आपके पास 1 एकड़, 1.5 एकड़ या 2 एकड़ का छोटा सा प्लाट है, नहर वहर तो है नहीं आसपास, सिंचाई के साधन है नहीं, क्योंकि पैसे नहीं है आपके पास। पंपिंग सेट करा लो, उसके लिए बिजली चाहिए, इंजन चाहिए, है ना, उसके लिए पैसे नहीं है आपके पास, तो आप मानसून के इंतजार में रहते हो। अब हमारे यहाँ जो मानसूनी जलवायु का प्रदेश है ना, हमारे यहाँ भारत पाकिस्तान, इंडोनेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, ये श्रीलंका, ये मानसूनी जलवायु के प्रदेश हैं। मानसूनी जलवायु की खूबी ये है कि यहाँ पर साल में 3 तो ऋतुएँ होती हैं, गर्मी, सर्दी और बारिश, और साल में 2 बार बारिश होती है, बरसात, गर्मी और सर्दी। मानसूनी जलवायु की विशेषता यह है कि यहाँ पर साल में 3 स्पष्ट ऋतुएं होती हैं। अभी सर्दी आ रही है, फिर गर्मी आएगी, फिर बारिश आ जाएगी, है ना। 3 स्पष्ट ऋतुएं होती हैं। और बाबर भी कह गया, और मेगास्थनीज भी कह गया, और अलबरूनी भी कह गया कि साहब यहाँ की जो ज़मीन है बहुत उपजाऊ है, साल में 2 बार बारिश होती है, इसलिए हमेशा सीलन रहती है। खास करके उत्तर भारत में मानसून से बारिश हो रही है, और सर्दियों में आप देखो पश्चिमी विक्षोभ से बारिश हो जा रही है। मार्च अप्रैल में भी प्री मानसून बारिश शुरू हो जाती है। लगभग हर समय यहाँ बारिश रहती है मानसूनी जलवायु प्रदेश में। इसलिए इस तरह की खेती करना या कम से कम प्लॉट पे ज़्यादा से ज़्यादा फसलें लेना यहाँ पर संभव है। इसलिए गहन निर्वाह कृषि को हम मानसूनी कृषि भी कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, निर्वाह कृषि को नहीं, गहन निर्वाह कृषि को हम मानसूनी कृषि भी कह सकते हैं। ठीक है। अब एक शब्द आता है यहाँ पर, शून्य टिलेज या जीरो जुताई। जीरो जुताई का मतलब, खेत जुतता हुआ देखा गुलाब शाह आपने, हल से खेत जुतता हुआ देखा होगा ना, हल से नहीं देखा, हमने देखा, हमने हल चलाया भी खेत में कभी कभी। हाँ,
तो उसमें क्या होता है, एक लकड़ी फंसाई जाती है, उसमें खास किस्म का टूल होता है, तो आप जो हल्की गहराई को कम या ज़्यादा कर सकते हो, कहाँ कम जोतना कहाँ ज़्यादा जोतना। उसी तरह से हैरो तो सभी ने देखी होगी, हैरो देखी है सभी ने, हैरो के ऊपर चढ़ के उसको आगे पीछे किया है क्या? तुमने तो किया होगा, नहीं किया? मैं तुम वैसे गाँव की तो हो तुम, अच्छा। कोई हैरो के ऊपर चढ़ा, उसका हैंडल पकड़ के आगे पीछे करा हैरो को? पांडे जी ने करा क्या? देखा है ना, दूर खड़े रहोगे ना, हाँ नया आदमी को डर लगेगा। तो उसमें हैरो में अलग अलग छेद होते हैं, कट होते हैं, जिससे हैरो को कम या ज़्यादा खेत में लगाया जा सकता, ठीक है ना। तो हैरो के कट जितने खोलोगे उतना ज़्यादा वो गहरी जुताई करेगी, समझ गए ना। कहाँ गहरी जुताई करनी है, कहाँ कम जुताई करनी है, ये भाई किसान को ही पता होता है। लेकिन जब जुताई हो रही है, जब जुताई हो रही है तो जाहिर सी बात है ज़मीन की जो ऊपरी सतह है वो भुरभुरी हो रही है, भुरभुरी हो रही है ना, ज़मीन की ऊपरी सतह भुरभुरी हो रही है। एक चीज़, अब जब भी बारिश होगी, जब बारिश होगी तो मिट्टी कट के बहेगी। एक चीज़, बारिश नहीं होगी, जुताई कर दी आपने, तो जो नीचे की नमी है, नीचे की जो नमी है वो धीरे धीरे ऊपर आएगी और भाप बन करके ऊपर उड़ जाएगी। आप गहरी जुताई करोगे और उसके ऊपर पटेला या उसको प्लेन नहीं करोगे तो ज़मीन की नमी जो है एकदम से ख़त्म हो जाएगी। गहरी जुताई करोगे, ज़्यादा जुताई करोगे आप, तो ज़मीन की ऊपरी जो सरफेस है वो मुलायम हो जाएगी। बारिश से, आंधी से, तेज़ हवा से ऊपर से मिट्टी का कटाव होगा, जिसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन। उसके लिए अलग से बात करेंगे, अब इस बोर्ड पे इतनी जगह बची नहीं, उसके लिए अलग से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर कहीं लिख देते हैं ना, मैं भूल ना जाऊँ, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, ठीक है ना। जब हम बात करेंगे ना भूमि संरक्षण या मृदा, जब हम मृदा संरक्षण की बात करेंगे, सॉइल कंजर्वेशन की बात करेंगे, तो ये चीज़ें आएंगी, है ना। मृदा अपरदन का मतलब है मिट्टी की ऊपरी सतह का कटना, ठीक है ना, मिट्टी की ऊपरी सतह कट करके बह जाना, ठीक है साहब। तो अब क्या है कि बार बार जुताई करने की वजह से मिट्टी की जो ऊपरी सतह है वो कट कट के बह रही है, उससे बचना। इसके अलावा जुताई में खर्च भी होते हैं, है ना, एक बार नहीं कई बार जुताई होती है। ऊपर से फिर पटेला, एक शब्द आता है भारी भरकम, उस पर वो रोलर चलाना, उसे पटेला बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज में, पटेला भी लगाना उस पर। अब क्या करें साहब, तो एक तरीका आ गया क्या, ज़ीरो टिलेज, शून्य जुताई, शून्य जुताई। इसमें होता क्या है, यहाँ हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। किसान ने क्या किया, धान की फसल काटी, धान की फसल काटी और धान के पेड़ को बिल्कुल जड़ से काट दिया। उसके बाद खेत में नमी बची हुई है, उसने खेत की जुताई नहीं की, खेत में नमी है अच्छी खासी, जुताई उसने नहीं की और ऐसे ही उसको बीज को बो दिया। सीड ड्रिल आते हैं ना, सीड ड्रिल मशीन, आमतौर पर उसको शीडल बोल देते हैं, सीड ड्रिल मशीन से या किसी अन्य मशीन से उसने बीज को ऐसे ही बो दिया बिना जुताई के, तो उसे कहते हैं हम शून्य जुताई। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि वहाँ पर जो भी खरपतवार है, वहाँ पर जो भी कीड़े मकोड़े जो हैं वहाँ पर सड़के खेत में किसका काम करेंगे, खाद का काम करेंगे। दूसरा, जुताई ना होने से आपका लागत बचेगी और मिट्टी जो है वो कट के नहीं बचेगी। इसको ज़ीरो टिलेज खेती या शून्य जुताई खेती कहते हैं और ये मिट्टी में नमी को भी बनाए रखती है। ओके, इसे भी हम पर्यावरण मित्र कृषि कहते हैं। फिर आती है बारानी कृषि। बारानी कृषि का मतलब क्या है, ऐसे इलाके जहाँ पर बारिश कम होती हो। एक तो ऐसे इलाके जो डेजर्ट होते हैं, वो पूरी तरह शुष्क होते हैं, वहाँ पर जैसे थार है, बारिश होती नहीं है। ऐसे इलाके, ऐसे इलाकों में खेती करना जहाँ की मिट्टी जो है, जहाँ पर बारिश कम होती है, जहाँ पर बारिश कम होती है, जहाँ पर सिंचाई के साधन कम हैं, वहाँ पर ऐसी फसलें बोना जो कम बारिश को या कम नमी को भी सह सकें। जैसे ज्वार, ज्वार को आप एक बार बो के पानी दे दो, उसके बाद उसे 4 महीने पानी ना मिले, ग्रोथ उसकी होती रहेगी। ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इनको आप एक बार बो दो, नमी दे दो, उसके बाद ये बिना पानी के भी चलते रहेंगे। तो इसे आप कह सकते हो अर्ध शुष्क इलाकों में जो खेती होती है, अर्ध शुष्क तो डेजर्ट हो जाएगा, अर्ध शुष्क इलाकों में जो खेती होती है या जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं कम हैं, जहाँ पर नमी कम है, उसमें जो फसलें बोई जाती हैं, उन फसलों को हम बारानी फसलें या बारानी कृषि कहते हैं। जल कृषि, हाइड्रोपोनिक्स, है ना, पानी में फसलें उगाना, उन्हें हम जल कृषि कह सकते हैं। जल कृषि का एक उदाहरण दो तो भाई मुरसलीन। हाँ हाँ भाई इमरान, सोनू, प्रियंका, सिंघाड़ा। हाँ आजकल खूब चल रहा है ना, आजकल चल रहा है ना सिंघाड़ा, उबाल के खाओ बढ़िया से, सिंघाड़ा, शकरकंद, ठीक है ना। तो सिंघाड़ा पानी में, सिंघाड़े को मिट्टी की ज़रूरत नहीं है ना, पानी में उगती। पान, पान की बेलें, है ना। तो चलिए साहब, तो इसे आप कह सकते हो जल कृषि। मछली को भी कह सकते हो, लेकिन उसके लिए हम अलग से शब्द यूज़ करते हैं, फिशिंग, है ना। ओके,
इंग्लिश में उसको जल कृषि को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। बात आ रही समझ में? फिर आगे चलते हैं। फिर आता है शब्द भूमध्य सागरीय कृषि। अब भूमध्य सागर कहाँ है? वही इटली की तरफ। भूमध्य सागरीय कृषि यानी कि ऐसे फल फूल पेड़ पौधे लगाना जो उस क्लाइमेट में पनपते हैं। कौन से क्लाइमेट में? भूमध्य सागरीय जलवायु में। भूमध्य सागरीय जलवायु की खूबी क्या है कि यहाँ पर लगभग पूरे साल टेम्परेचर जो है कम रहता, बहुत कम नहीं रही, बहुत कम नहीं। जैसे अपने यहाँ मार्च में होता है ना, इनकी गर्मियाँ पता कैसी होती हैं? इनकी गर्मियाँ होती हैं जैसे अपने अप्रैल की गर्मी होती है, इनकी गर्मी ऐसी गर्मी होती है, ठीक है ना। और सर्दियाँ कठोर नहीं होती हैं, जैसे अपने यहाँ जनवरी में सर्दी होती है ऐसी सर्दी नहीं पड़ती। इनकी सर्दियाँ होती हैं जैसे अपने यहाँ नवंबर दिसंबर की सर्दियाँ होती हैं, ठीक है। और बारिश जो होती है यहाँ पर ज़्यादातर गर्मियों में होती है, ज़्यादातर गर्मियों में बारिश होती है। तो भूमध्य सागर के आसपास का ये जो क्लाइमेट है ना, इसको हम भूमध्य सागरीय या मेडिटेरेनियन सी टाइप क्लाइमेट कहते हैं। इसमें जो फसलें बोई जाती हैं वो आपके आसपास भी उगती हैं। बता दूं कौन सी फसलें? बता दूं, अनार, अनार अंगूर, और अनार अंगूर के अलावा शहतूत, संतरा। हालांकि आपके घर में नहीं होगा लेकिन आपके आसपास कहीं मिल जाएगा, है ना। हाँ, अनार अंगूर शहतूत संतरा और इमली और नींबू, मौसमी जिसे बोल देते हो ना, इस तरह की। तो आम तौर पर ये जितने ही मैंने आपको फल बताए रसदार और खट्टे, ये जितने ही मैंने आपको फल बताए रसदार हैं और खट्टे हैं। इन कृषि को हम कहते हैं, कहा गया आपका भूमध्य सागरीय कृषि, खट्टे रसदार फल, ठीक है ना। इसके बारे में अलग से कभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही है, ओके। अब यहाँ पर आ जाता है साहब मिश्रित कृषि। कौन सी कृषि? मिश्रित कृषि। इसे इंग्लिश में कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग। अब इसका कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझ लेना। मिक्स कृषि या मिश्रित कृषि का मतलब यह है कि आप फसलें बो रहे हो आप, लेकिन इस तरह की फसलें बो जिनके अपशिष्टों का या जिनके बचे कुचे हिस्सों का इस्तेमाल आप पशुओं को चारा खिलाने में कर सकें। नंबर एक बात तो ये। और दूसरी बात क्या है कि आपके पास कोई प्लाट है 2 एकड़ का, तो उसमें ज़्यादातर इलाके में आपने अनाज बो दिया या कोई और चीज़ बो दी, लेकिन उसके कुछ हिस्से में चारा वाली फसल आपने बो दी। तीसरा इसकी मिसाल ये भी हो सकती है, जैसे आपने धान काट लिया, तुरंत आपने धान काट लिया, धान आपने तुरंत काट लिया और उसके धान काटने के तुरंत बाद ही आपने बरसीम बो दी। बरसीम चरई जैसी फसलें होती हैं ना, बरसीम चरई लाई जो मटर, इस टाइप की फसलें आपने बो दी, है ना। खास करके हम लोग बरसीम और चरई बो देते हैं। और अब दिसंबर लास्ट में आपने गेहूँ बोना है, तो आपको सितंबर लास्ट से दिसंबर लास्ट तक का समय मिल गया बरसीम के लिए या चरई के लिए अपने पशुओं को आपने अपने पशुओं को चारा देना। आपने अपने पशुओं को चारा देना। मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, इसको रोक दीजिए। तो मैं थोड़ा थक सा गया था, तो मैं फिर से आपको बताता हूँ मिश्रित खेती के बारे में। मिश्रित खेती का मतलब ये है कि अनाज फसलों के साथ साथ चारा फसलें ही बोना, अनाज फसलों के साथ साथ चारा फसलें ही बोना, या इस तरह से अनाज फसलें या दूसरी फसलें बोना जिनका इस्तेमाल आप चारे के लिए भी कर सकते हो। जैसे आप देखो मक्का है, मक्का अगर आपने देखा कि भाई मक्का पे भुट्टे जो अच्छे नहीं आ रहे हैं, पशुओं को खिला दो, है ना। या मक्का तो पूरी तैयार हुई, आपने भुट्टे उसके तोड़ लिए, अब वो जो उसके बचे हुए हरे या सूखे हुए भाग हैं वो आराम से पशुओं के चारे के इस्तेमाल आ सकते हैं, ठीक है। एक बात समझ गए ना आप। उसी तरह से जैसे मटर है, मटर आपने बोई, मटर बोने के बाद आपने मटर को तोड़ लिया, मटर की सारी फलियां आपने तोड़ ली, अब उसके बाद जो मटर के हरे हरे पौधे पड़े हैं वो पशुओं के चारे के काम आएंगे, समझ रहे ना। अच्छा, अब उसी तरह से जैसे सरसों है, आपने सरसों लगाया, सरसों बोया आपने, सरसों का पेड़ देखा किसी ने? लाई या सरसों का पेड़ आपने देखा? सरसों आ गई, सरसों का पूरा अब सरसों आ गई। अब सरसों का आपने क्या किया, आप पशुओं के चारे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो, खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब फलियां आ गई तो फलियां आपने तोड़ी, झाड़ी, और झाड़ के सरसों आपने अलग की और उसका तेल निकलवा लिया। अब तेल निकलने के बाद उसकी जो छाल बची उसको कहते हैं खली, उसके क्या कहते हैं? खली। वो पशुओं के चारे के काम में आ रही है। इसके अलावा आपने धान बोया, धान कटा, तुरंत आपने बरसीम यानी कि चारा बो दिया, है ना। आपने गेहूँ बोया, गेहूँ काटने के तुरंत बाद आपने चरई या मक्का बो दी, वो पशुओं के चारे के काम आएगी। और उसके बाद आपने धान या कोई अन्य फसल बो दी, ठीक है ना। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऐसी खेती जिसमें इंसानों की ज़रूरतों का और पशुओं का दोनों का ध्यान रखा जाता है, या खाद्यान्न फसलों के साथ साथ या अन्य फसलों के साथ साथ चारा फसलें भी बोई जाती हैं, या फसल के अवशेषों का
फसल के जो बचे खुचे भाग होते हैं, भाई गोभी होती है ना, आप बाज़ार में जाओ, सब्ज़ी खरीदने आप बाज़ार में जाओ तो वहाँ पर अंधेरे में बहुत सारे जो आप देखते हैं ना, वो जो दुकानदार होते हैं, गोभी होती है ना, गोभी, उसके गोभी के पत्ते, भुट्टे के पत्ते, और भी बहुत सारी सब्जियां ऐसी आती हैं जिनको पत्ते होती हैं। मूली होती है ना, मूली, तो बहुत से लोग मूली के पत्ते नहीं ले जाते। हम लोग मूली का साग खाने के शौकीन हैं, तो हम वो वाली मूली देखते हैं जिसमें हरे हरे पत्ते ज़्यादा हों। अब कुछ मूली सलाद के रूप में खाने के शौकीन है, तो वो देखते हैं उन्हें पत्ते नहीं चाहिए, वो कहते हैं पत्ते तोड़ के फेंको, समझ रहे ना। तो मटर होती है, मटर आपने हिंदी में शब्द आता छीलना, हमारे गांव में उसको कहते हैं नखोलना, है ना। तो मटर आपने नखोल ली, यानी कि मटर छील लिया आपने, तो वो जो पत्तियां बची हैं, अभी आप देखना जब मटर का सीजन चलेगा तो पत्तियां अलग से बिकेंगी, वो अलग से बिकती हैं चारे के लिए। गन्ना है ना, एक शब्द आता है गन्ने का, अगोला समझते, यूँ नो अगोला। अब इतना समय नहीं बात करने का आपसे, जल्दी से निपटा देता हूँ। तो गन्ने का जो ऊपरा हरा भाग होता है, गन्ना तैयार हो गया, पक गया, जो ऊपरा हरा भाग होता है अगोला कहते हैं उसको, तो चारे के रूप में काम आता है। तो यही है मिश्रित कृषि। ठीक है साहब, क्लियर है ना। तो कृषि प्लस पशुपालन आपसे कहे तो भी ठीक है, कृषि खाद्यान्न फसल प्लस चारा फसल आपसे कहे तो भी ठीक है। किसमें? मिक्स क्रॉपिंग या मिश्रित कृषि में। तो ये तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जान है। आप देखो ना, खेती पशुपालन दोनों ही होता है हमारे यहाँ। लेकिन अब नए नए बच्चे आ रहे हैं, उन्हें जानवर नहीं पालने, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा हाथ में डंडा लेके गाय भैंस हकालना, इसीलिए मिलावट वाला दूध मिल रहा। भाई दूध की मांग बढ़ती जा रही है, दूध की पैदावार घटती जा रही है, तो कहाँ से पूरा होगा? भाई मिलावट हो रही है। नहीं, मैं तो यहाँ से रिटायरमेंट लेके, मेरा तो पूरा प्रोग्राम है, मैं भैंसे पालूंगा, लेकिन रिटायरमेंट कब लूँगा ये पता नहीं। हाँ, चलें मैं आगे। तो मिश्रित कृषि और पशुपालन। अब यहाँ पर एक शब्द आता है कमर्शियल क्रॉपिंग या वाणिज्यिक कृषि। अब कमर्शियल क्रॉपिंग या वाणिज्यिक कृषि क्या हुआ? वाणिज्य समझ गए, व्यापार। वाणिज्य माने व्यापार। वैसे वाणिज्य का बहुत ही गूढ़ अर्थ है, ये ऐसा व्यापार है जिसमें खुद कुछ नहीं बनाया जाता है, इसमें इसकी टोपी उसके सिर होती है। एक से माल खरीदना और दूसरे को बेचना, एक से माल खरीदना और दूसरे को बेचना, ये है एक्चुअली कॉमर्स और कमर्शियल क्रॉपिंग। लेकिन कमर्शियल क्रॉपिंग का अर्थ क्या है कि इसमें ऐसी फसलें उगाना जिनके थोड़े से हिस्से का आप खुद इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो है आप सारा का सारा बाजार में बेच देते हैं। बताओ तो ऐसी कौन सी फसलें हो सकती हैं? गन्ना और है, हाँ, गन्ना, मटर, मक्का। वैसे मक्का नहीं, मक्का तो खाने के लिए भी लगा लेते हैं ना आसपास। अच्छा, किसी ने देखा गन्ना हमने खाने के लिए गन्ना लगा लिया, ऐसा कहीं है क्या? घर के आसपास आपने 2-4 पेड़ उगा लिए और पूरा। अब अच्छा होता क्या ना, कुछ लोगों को शौक है गन्ने, घर में 2-4 गन्ने के पेड़ उन्होंने लगा लिए और खूब उन्हें पाला पोसा। अब उन्हें तोड़ नहीं रहे। अब रोज़ सोचें तोड़ें कि ना तोड़ें, क्योंकि लग भी अच्छे रहे ना, वो हरियाली जैसी, तोड़ ही नहीं रहे उन्हें। फिर छठ पूजा आई तो छठ पूजा भी तोड़ेंगे अब उन्हें, है ना। हाँ, तो वो तो अलग चीज़ है। लेकिन कभी देखा कि मक्का हम घर में भी उगा लेते हैं ना, आसपास भुट्टे खाने के लिए मक्का, है ना, खीरा, वो मक्का, खीरा, क्या है वो, ककड़ी और क्या, लौकी, ये सब निर्वाह कृषि में आ गए, ये फल फूल कृषि में आ गए। चलिए आगे चलते हैं। तो गन्ना इसका अच्छा एग्जाम्पल है, गन्ना और सरसों भी नहीं सर, चाय नहीं, हाँ चाय, अगर आपने चाय, वो बागानी कृषि में आ जाएगा। चलिए समझ गए ना आप, गन्ना है, चलिए आप सरसों कह रहे हैं, सरसों को भी एक बार रख लेते हैं, चाय को भी रख लेते हैं। कपास पे तो सभी राजी होंगे ना, है ना। कपास रुई भर के थोड़ी रखो गोदामों में कि 10 साल बाद इसकी रजाई भरवाऊंगा, है ना, कपास। और इसी तरह से अफीम की खेती, अफीम रखोगे घर में, क्या इसका नशा मैं करूँगा, है ना। अफीम की खेती, गांजे की खेती, चरस की खेती और मूंगफली की खेती, मेंथा की खेती। मेंथा थोड़ा सा आप अपने इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं। और सूरजमुखी, तमाम तरह की तिलहन हैं, सूरजमुखी वगैरह वगैरह। यानी कि इस तरह की खेती जो आप, मुख्य मकसद क्या होता है कि उस खेती को आपने, उस फसल को आपने बाज़ार में बेचना है, बेच के लाभ कमाना है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा आप अपने इस्तेमाल के लिए भी रख लेते हैं। इस तरह की खेती को हम कहते हैं वाणिज्यिक कृषि या कमर्शियल क्रॉपिंग। इस वीडियो को एक बार फिर से चला के सुन लेना, भगा के देख लेना, यहाँ भी मेंटली रहना, इसलिए मैं बार बार ब्रेक देता हूँ, यहाँ भी मेंटली रहना, और घर में जाके भी इसको एक बार चला के देख लेना। और कॉपी पेन पकड़े रहो साथ में, जो चीज़ें नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, जो नहीं है यही लिख लो। अगर ये सोचो घर में जाके फिर से वीडियो चला के लिख लूँगा, ये कभी नहीं लिखी जाएंगी, समझ रहे ना। हाँ, आप लोग भी जो देख रहे हैं कॉपी पेन ले आएँ, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलें आगे।
तो हाँ ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, इसमें बहुत सारी तिलहनें आती हैं, ऑयल सीड्स, ऐसी फसलें जिनसे तेल मिलता है उन्हें हम तिलहन कह देंगे। तो मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, अरंडी यानी कि कैस्टर, है ना, ये सारी की सारी क्या हो गई, वाणिज्यिक फसलें या कमर्शियल फसलें हो गई। इसमें नकदी फसलें भी हैं, है ना, लेकिन अभी बताऊंगा नकदी फसलें क्या होती हैं। दूसरा आ गया रेशेदार या फाइबर क्रॉप्स, है ना। जब हम लोग कहते थे ना भाई रेशेदार फसलें, अब जब शुरू तैयारी करते थे हमें समझ में नहीं आता था, तो जिनमें फाइबर यानी कि रेशे मिलते हैं, रोएँ मिलते हैं, कपास में रेशा होता है, कपास है, नारियल जटा है ना, तो सब इसमें रेशे ही तो होते हैं। तो सन है, कपास है, जूट है, मेस्ता है, नारियल जटा है, इनको हम कहते हैं फाइबर क्रॉप्स या रेशेदार फसलें, ये कमर्शियल फसलें हैं। उसके बाद नारकोटिक्स, नशीली मादक पदार्थ, मादक फसलें, मादक पदार्थों की फसलें यानी कि नारकोटिक्स वाली फसलें। तो नारकोटिक्स में क्या आ जाएगा, अफीम, गांजा, डोडे, चरस, ये सारी की सारी क्या हैं, कमर्शियल फसलें, है ना। उसके बाद अब ये कहेगा, अच्छा हाँ यहीं पर शायद मैंने लिखा नहीं है, कैश क्रॉपिंग या नकदी फसलें, नकदी फसल या कैश क्रॉपिंग। नकदी फसल या कैश क्रॉप का मतलब आमतौर पर ये लोग कहते हैं कि जाओ बाजार में और नगद ले आओ, बाजार में जाओ और नगद ले आओ। तो क्या धान भर के रख लो गोदाम में और जब रेट आए उसका अच्छा तो बेच दो, तब बाजार में जाओ नकद ले आओ ना। नकदी फसल का मतलब या कैश क्रॉप का मतलब ये नहीं है कि जाओ बाजार में और नकद ले आओ। इसका मतलब ये है कि आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते ज़्यादा समय तक, जल्दी नष्ट हो जाएंगी। ये ऐसी फसलें जो जल्दी नष्ट हो सकती हैं और आपने इनको काटने के बाद तुरंत बाजार में बेचना है, उसे आप नकदी फसल कहेंगे। तो जितने भी फल हैं वो सब कैश क्रॉपिंग के अंदर आ सकते हैं इस तरह से, क्योंकि आप कितने ही फल हैं ना, अचार बना लो तो अलग बात है, जेम जेली बना लो अलग बात है, लेकिन जितने ही फल हैं तो आप जो हैं उनको स्टोर करके नहीं रख सकते। आलू को आप स्टोर करके रख सकते हो, आलू को, धान को, गेहूं को, भिंडी को, इनको आप जो है कि स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन टमाटर स्टोर करके नहीं रखा जाता, है ना। गन्ने को आप स्टोर करके नहीं रख सकते, गन्ना खराब हो जाएगा। और कौन सी 2-4 फसलों के नाम बताओ जिन्हें आप लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते गन्ने के अलावा? गन्ने के अलावा और गन्ना और फलों के अलावा कोई और ऐसी फसल है जिसे ज़्यादा समय तक आप स्टोर करके नहीं रख सकते? गन्ने के अलावा कोई ऐसी फसल है जिसे आप ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते? चलिए याद कर लेना। तो भारत की जो मुख्य नकदी फसल है, एक गन्ना है और दूसरी कपास है। गन्ना और कपास, कपास से अगर आप रुई निकाल लें तो ठीक है, नहीं तो वो खराब हो जाएगी। गन्ना भारत की सबसे मुख्य नकदी फसल जो है वो है गन्ना। ओके, तिलहन फसलों में सरसों, मैंने क्या लिखा होगा, ये तिलहन फसलों में शायद कुछ लिखना चाह रहा हूँ, भूल गया हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है रोपण कृषि या बागानी कृषि। रोपण कृषि या बागानी कृषि, बाग समझ गए ना, बाग है ना। अब जैसे धान की रोपाई होती है ना, तो मैं समझता था, जैसे मैंने शुरू में तैयारी शुरू की तो वो बोलते थे रोपण कृषि, तो मैं धान को लगाता था, उसमें धान की रोपाई होती है ना ऐसे ऐसे करके, लेकिन वो गलत था। रोपण कृषि या बागानी कृषि का मतलब ये है कि एक बड़ा सा फार्म हो, बड़ा सा प्लाट हो, बड़ा सा 20, 30, 40, 50 एकड़ का, है ना, बड़ा सा फार्म हो, बड़ा सा प्लाट हो, उसमें आपने केवल एक ही फसल लगा रखी है, उसमें एक ही फसल लगा रखी है आपने। इसे कहते हैं एकल फसल केंद्रण या एकल फसल संकेंद्रण। बड़ा सा प्लाट है, उसमें आपने कोई एक ही फसल लगा रखी है और खूब मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें पूंजी यानी कि पैसा भी आपने उसमें खूब लगाया, खूब सारा इन्वेस्टमेंट आपने किया है, खूब सारा इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये जो फसल है ऐसी है कि एक बार आप लगाते हैं तो कई साल तक आपको पैदावार देती है। एक बार आपने बोई, कई बार तक आपको ये पैदावार देगी, ठीक है। जैसे गन्ना, एक बार बोने के बाद इसको आप 3 बार काट सकते हैं ना। केला, गन्ना, केला, पपीता, नारियल, चाय, कॉफ़ी, होते हैं ना चाय कॉफ़ी के बागान, एक बार लगाओ और भूल जाओ। पपीते और केले का पेड़ एक बार बो और भूल जाओ, है ना। अगर बीमारी ना लगी तो हमेशा वो फसल आपको देगा। तो देखो ना, एक ही फसल, एक ही तरह की फसल, बड़े बड़े फॉर्म पर बहुत सारी मशीनों का इस्तेमाल करना, पूंजी का इस्तेमाल करना, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट उसमें करना, और एक बार लगा करके उससे कई बार आपने फसलें ले लेना है। जैसे गन्ना है, केला है, रबर है, चाय है, कॉफ़ी है, नारियल है, और भी कोई फसलें हो सकती हैं आपके ध्यान में आ रहा हो, लेकिन जो है कि जो आपके फलों के पेड़ हैं उसको मत लगा देना उसमें, क्योंकि अमरूद का पेड़ तो आप घर में भी लगा सकते हो ना, अमरूद का, अंगूर का पेड़ तो आप घर में भी लगा सकते हो, जरूर थोड़ी ये फॉर्म में लगेगा। तो ध्यान रखना, बड़े बड़े फार्म, इसकी खूबी क्या है, एक ही फसल, बड़े से फार्म, और ऐसी फसलें बोना जो एक बार लगा के कई बार तक आपको पैदावार देती हैं, उनको हम कहते हैं रोपण या बागानी कृषि। बैठा नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा है, घूम लो।
चल के। इनको हम कहते हैं, सोफ़ा पड़ा है, सोफ़ा लगाया करो आराम से, आप उस पर बैठा करो, रोपण या बागानी कृषि, ठीक है ना। तो आगे चलें, कहाँ थे, यहाँ पर आ गए। अब बात करते हैं आपसे उद्यान कृषि की। किसकी? उद्यान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उद्यान को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? अच्छा, उद्यान को आम भाषा में क्या कहते हैं? बागीचा। बागीचा मतलब गार्डन, है ना, है ना। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा रोक दीजिए सर रेस्ट कर लें। तो ब्रेक में जाने से पहले आपसे हम बात कर रहे थे उद्यान कृषि की। तो उद्यान माने बागीचा, मीन्स गार्डन, ओके। बाग भी कह सकते हो इसको आप, बागवानी या बागों की कृषि भी कह सकते हो। इसको जो है ट्रक फार्मिंग में कहते हैं। पहले तो देखें आप, जो सब्जियों की खेती है, फलों की, फूलों की जो खेती है, उसे हम उद्यान कृषि कहते हैं। हॉर्टिकल्चर भी कह सकते हैं इसको आप लोग, फल फूल सब्जियों की जो खेती है इसे आप हॉर्टिकल्चर भी कह सकते हो, उद्यान कृषि भी कह सकते हो। सभी समझ गए? फल फूल सब्जियों की जो खेती है उसे उद्यान कृषि या हॉर्टिकल्चर या बागवानी कहते हैं। इसे ट्रक फार्मिंग क्यों कहते हैं भाई? ट्रक, अब मटर के खेत लगे हुए बड़े बड़े, अब हिमाचल कश्मीर से सेब जा रहे हैं, पूरे इंडिया में जा रहे हैं, किस में लद गए? ट्रकों में लद के जा रहे हैं, इसलिए इसको हम ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। यानी खूब से खूब ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार और उसको एक से दूसरी जगह ट्रकों या दूसरे साधनों के माध्यम से भेजना, इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं। अब मैंने लिखा हॉलैंड, तो ये फल फूलों की जो सब्जियों की जो ज़्यादा से ज़्यादा खेती जो होती है वो हॉलैंड में होती है, ठीक है। अब गार्ड फसल, इसको हिंदी में कहते हैं रक्षक फसल, गार्ड या रक्षक फसल। तो अब जैसे होता क्या है, कपास के चारों तरफ भिंडी लगा देना, जैसे कपास का खेत है उसके चारों ओर भिंडी लगा देना, तो कपास का आमतौर से कीड़ों से बचाव होता है, समझ रहे ना। कपास की खेती है, कपास के चारों तरफ जो है कि भिंडी की फसल बो देना, उससे कीड़ों का बचाव होता है। उसी तरह से गन्ने के चारों तरफ भी एक खास किस्म की फसल बोई जाती है कीड़ों से रोकथाम के लिए या कीड़ों से बचाव के लिए। इसके अलावा गन्ने की फसल, हाँ पटसन है ना, गन्ने के चारों तरफ आपने पटसन बो दी, तो अब वो जो पटसन है ना, एक तो जो अवैध रूप से गन्ना तोड़ते हैं उससे बचाव करती है, दूसरा कीड़े मकोड़ों से भी गन्ने का बचाव करती है, फंगस से गन्ने का बचाव करती है, इसलिए इनको हम कहते हैं रक्षक फसलें या गार्ड फसलें, ठीक है। फिर आ जाता है सहकारी खेती या कोऑपरेटिव फार्मिंग। नाजिम बताओगे हल्का सा, कोऑपरेटिव फार्मिंग या सहकारी खेती क्या होती है? कोऑपरेटिव फार्मिंग या सहकारी खेती क्या होता है, बताओ नाजिम। नहीं पता? मिलजुल कर खेती करना। जैसे आपका गांव है, ग्रामीण समाज है आपका, तो अलग अलग जोतों को इकट्ठा कर लेना, सबके अलग अलग खेत हैं, खेतों की बाउंड्रियाँ ख़त्म कर देना, सारा प्लाट जोड़ लेना और सभी लोग उसमें अपना श्रम करेंगे, और जिसकी जितनी ज़मीन है, जितना उसमें जिसका उसमें जितना पैसा लगा हुआ है, जितना वो मेहनत कर रहा है, उस हिसाब से उसको फ़ायदा मिल जाएगा। मिलजुल कर खेती करना, खेतों की सीमाएं जो हैं वो ख़त्म कर देना, इसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग या सहकारी खेती। बात समझ आ रही है साइना? हैं यहीं हो ना, ठीक है। तो गार्ड फसल, सहकारी खेती, समझ गए ना, सिंपल। इसमें पूरा का पूरा ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन अभी नहीं, वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस मेंस के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो अब दूसरा जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या ठेके पर कृषि। वैसे ठेके पर कृषि जो है वो अनजान नहीं है। गांव में होता क्या है, गांव में जो है एक शब्द आता है अजमैन, एब्सेंट लैंडलॉर्डशिप। ये क्या है? एब्सेंट लैंडलॉर्डशिप। पहाड़ों पर ये समस्या है, खास करके जो ऊंचे पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र हैं। अभी हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, अमित शाह जी भी आए, देहरादून में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई अगर सीमांत गांव जो है अगर उजड़ जाएंगे, वहाँ पर वो जनसंख्या विहीन हो जाएंगे, तो ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा होगा। पढ़ते हो अखबार? तो एब्सेंट लैंडलॉर्डशिप क्या होता है? अनुपस्थित जमींदारी। आप बताएं। हाँ, ज़मीन खाली पड़ी है, मालिक चला गया, छोड़ के चला गया, ऐसे ही छोड़ के चला गया मालिक। पहाड़ों पर है दिक्कतें, पहाड़ों पर, रेगिस्तानों में, बाढ़ के मैदानों में दिक्कतें हैं। तो अब होता क्या है ना, आप देखो जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है ना, जैसे मैं अपने गांव की बात करूं, हम अपना ही शहर है, इसी के पास हमारा गांव है, तो बहुत सारा एक जो है कि हमारे यहाँ पंजाबी समुदाय होता है, बहुत ही उद्यमशील, और इनके मतलब कण कण में व्यापार का वास होता है, व्यापारी होते हैं, बहुत ही उद्यमशील होते हैं और पैसे को इन्वेस्ट करना जानते हैं। तो हमारे गाँव में जो करीब 30 से 35% पंजाबी फैमिलीज़ थी, धीरे धीरे वो सभी जो हैं गदरपुर, रुद्रपुर जैसे शहरों में आ गए।
अब उनकी जो ज़मीनें हैं, ज़मीन की वैल्यू उन्हें पता है, ज़मीन नहीं छोड़ी उन्होंने, ज़मीनें जो हैं उन्होंने अपनी ठेके पे दे दी। ठेके पे देने का मतलब क्या है, ठेके, अब वो वहाँ खेती करने नहीं जा रहे, ज़मीनें उन्होंने ठेके पे दे दी। ठेके मतलब क्या है, मेरी ज़मीन है, मैंने उसके एवज में आपसे साल भर के लिए 2-3 या साल के लिए कुछ पैसा दिया और उसमें आप जो है जुताई आप करोगे। मेरी ज़मीन थी, 5 एकड़ ज़मीन थी, जैसे आजकल यहाँ का रेट चल गया 60,000 रुपये एकड़ का रेट चल रहा। 5 एकड़ ज़मीन है मेरी, 60,000 रुपये एकड़ के साथ 3 लाख रुपये मैंने लिए, अपनी जेब में डाले, साल भर के लिए मेरी ज़मीन आपकी हो गई, उसमें जो मर्जी आप बो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मिट्टी खोद खोद के घर को ले आने लगोगे कि अब तो साल भर के लिए हमारी हो गई, या उसमें नशे की खेती करने लगोगे, या शराब की भट्टियाँ बना लोगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब वहाँ पर वो आपको खेती बाड़ी के लिए दे दी गई, तो इसको ठेका कृषि कहते हैं। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है आमतौर पर क्यों चर्चा में रहता है कि मल्टीनेशनल कंपनियां या बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस आ गई है ना, रिलायंस ने भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू कर दी है, अडानी ग्रुप आ गया, तो ये जो कंपनियां हैं कई सारे गांव 30, 40, 50 गांव पूरे के पूरे ज़िले के किसानों से इन्होंने कॉन्टैक्ट किया, उन्हें उनकी ज़मीन का ठेका दे दिया। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल आप समझो, जैसे आप देख रहे हो सोलर प्लांट लग रहे हैं जगह जगह, 50-50, 100-100 एकड़ में, 200-200 एकड़ में, 500-500, 1000-1000 एकड़ में सोलर प्लांट लग रहे हैं। अब जो कंपनी वहाँ पर अपना प्लांट लगा रही है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो सारी ज़मीन खरीद ले, तो उसने करार किया 20-20 साल का, 20 साल का, 25 साल का करार दिया कि भाई 20-25 साल के लिए ज़मीन आपकी हमारी हो गई लीज पे, इसमें हम अपना सोलर प्लांट लगाएंगे, उसकी एवज में वो पैसे देती है। तो अब कोई कंपनी आ जाए जो खेती करने लगे किसानों से उनकी ज़मीन ठेके पर लेके, उसी को हम कह देते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब कंपनियों को इसमें बहुत बेनिफिट दिख रहा है, गेहूँ उगाएंगे, पूरे के पूरे ज़िले में गेहूँ उगाएंगे, वो सारा का सारा गेहूँ हमारा, किसानों को हमने ठेका दे दिया, अब उसकी प्रोसेसिंग करें, एक्सपोर्टिंग करें, कहाँ बेचें, क्या बेचें, उनकी मर्जी। तो किसान इसका विरोध भी करते हैं। अब क्यों विरोध करते हैं, क्या विरोध करते हैं, ये बताएंगे आपको किसी और वीडियो में। फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो अर्थ था वो मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पर आता है डबल क्रॉपिंग या दोहरी कृषि। डबल, अब जैसे ना आपने सिंधु घाटी सभ्यता मैंने पढ़ाया था ना, कौन बताएंगे, शीतल बताएं, सिंधु घाटी सभ्यता में दोहरी फसल के निशान कहाँ से मिले हैं, दोहरी फसल के निशान कहाँ से मिले हैं, अनीस बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में दोहरी फसल, नहीं आपसे नहीं पूछूंगा, आप ऐसे मत देखो मित्रों को, आप बता देंगी। इमरान जी बताएं, हैं कोटद्वार, सुरकोटदा से, नाजिम कालीबंगा से मिले। इसको रिवीजन भी करना होगा सर, इनका रिवीजन भी करना होगा, ठीक है ना। दोहरी फसल, चना और सरसों एक साथ बोया गया, तो वो वाली दोहरी फसल नहीं, यहाँ पर दोहरी फसल या युग्मित फसल का मतलब ये है, या डबल क्रॉपिंग का मतलब ये है, एक फसल वर्ष। फसल वर्ष समझते हो, हमारे यहाँ फसल वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, वही हमारा वित्तीय वर्ष है, वही हमारा फसल वर्ष है, ध्यान रखना। 1 अप्रैल से 31 मार्च वही हमारा वित्तीय वर्ष है, वही बैंकिंग वर्ष है, वही लेखा वर्ष है, वही बजट वर्ष है, ओके, वही वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर है। तो एक फसल वर्ष में सिंपली एक साल में आप 2 या 2 से ज़्यादा फसल ले रहे हैं, तो ये हो गया आपका डबल क्रॉपिंग। तो हमारे जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं हैं, ऐसा नहीं है, भारत में भी हर जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ साल भर में 2 फसलें बोई जा रही हों, एक ही फसल बोई जाती है, दूसरी फसल वहाँ होती ही नहीं। जैसे अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मानसून के दौर में इधर जून शुरू हुई, जून से लेकर दिसंबर तक वो ज़मीन सूखती ही नहीं है, पानी भरा रहता है। इधर आप चले जाओ रुड़की, लक्सर, हरिद्वार साइड में, तो सैकड़ों एकड़ ज़मीन ऐसी पड़ी है, ज़मीन सूखती नहीं है, पानी भरा रहता है वहाँ पर, कुछ होता ही नहीं है। तो वही सिंघाड़ा वगैरह जो जल कृषि जिसे कहते हैं ना, वो कुछ उगा लिया। उसके बाद फिर जब अक्टूबर नवंबर आता है वो ज़मीन सूख जाती है, फिर सूखने के बाद उसमें कुछ रबी की फसलें बो दी जाती हैं, एकल फसल, एक ही फसल होती है। लेकिन आप अपने तराई में देखो, आप ये पंजाब या पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत से इलाके आप देखोगे तो आमतौर पर हमारे यहाँ साल में 2 फसलें हो जाती हैं, एक धान एक गेहूँ होते हैं, आमतौर पर उगाते हैं ना धान और गेहूँ। वैसे तो गन्ना है, गन्ना एक वर्षीय खेती, एक वर्षीय है, बहुवर्षीय फसल है, बहुवर्षीय फसल है ना। गन्ना, चाय, कॉफ़ी, नारियल, केला, ये सब बहुवर्षीय फसलें हैं ना। लेकिन एक साल में 2 फसलें लेना, जैसे आप देखो क्या लगे तो गन्ना, सॉरी धान के बाद गेहूँ बो दिया आपने, या मटर बोली, कपास बोली, सरसों बोली, है ना, मेंथा बोलिया, कुछ भी बोलिया, साल में कम से कम 2 फसलें ले लेना, वो उसे हम कहते हैं बहुफसली खेती। अब ये मत करना, बहुफसली खेती का मतलब ये नहीं कि एक साथ कई सारी फसलें बोले हो आप, साल में कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा फसलें लेना, वो हो गया आपका डबल क्रॉपिंग। किधर है? अब ये जो डबल क्रॉपिंग या बहुफसली खेती है, एक फसल वर्ष में 2 या 2 से ज़्यादा फसलें उगाना, इसके और कुछ टाइप्स भी हैं।
इसके और कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके? जैसे एक शब्द आता है यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग या सहफसली खेती। इंटरक्रॉपिंग या सहफसली खेती, इंटरक्रॉपिंग या सहफसली खेती, इंटरेक्शन है ना। तो इंटरेक्शन का मतलब ये है कि साझा अस्तित्व, एक से कुछ लेना और दूसरे को कुछ उसके बदले में देना। तो यही पर है इंटरक्रॉपिंग या सहफसली खेती। तो सहफसली खेती का मतलब ये है कि एक मेन फसल है, उसके साथ दूसरी फसल आपने उसमें बो दी है। एक मेजर फसल है, एक मुख्य, मैंने लिखा है ना यहाँ पर, एक मुख्य फसल और उसके साथ एक गौड़ फसल। एक मेजर या एक खास फसल है, उसके साथ आपने कोई सेकेंडरी फसल बो दी है। जैसे मैंने इसका एग्जांपल भी दिया होगा, गेहूं के साथ मेंथा। देखो होता क्या है, जैसे नवंबर का महीना है, नवंबर के महीने में आपने गेहूं बो दिया, खेत में गेहूं बो दिया, और जैसे आपने ये एक लाइन ये फिर ये फिर इस तरह से पूरा का पूरा एक समान गैप होता है ना उसमें। तो उसने क्या, एक लाइन के बाद ये दूसरी लाइन थी ना, ये लाइन छोड़ दी, तीसरी लाइन में फिर गेहूँ बो दिया, फिर एक के बाद एक लाइन छोड़ दी, फिर अगली लाइन में गेहूँ बो दिया, फिर एक लाइन छोड़ दी, फिर अगली लाइन में उसने गेहूँ बो दिया, गेहूँ बो दिया, गेहूँ बो दिया। गेहूँ बोने के लिए उसने ज़मीन तैयार की थी, गेहूँ बो दिया, गेहूँ जम गया, गेहूँ जम गया, काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया। नवंबर में उसने गेहूँ बोया था, फरवरी आ गया, जनवरी लास्ट या फरवरी आ गया। तो जो बीच में उसने जगह छोड़ी थी, अब उन जगहों में या तो वो गन्ना बो देगा या मेंथा बो देगा, मक्का भी बो सकता है, उसके बीच में आलू, तो आलू खैर उसमें पकने का समय आ गया, अन्य कोई जो फसल उसमें बोई जा सकती है वो ही बो सकता है। लेकिन मुख्य फसल क्या थी उसमें? गेहूँ। गौड़ फसल क्या हो गई? मेंथा। ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं इंटरक्रॉपिंग या सहफसली खेती। गन्ने के साथ आप बहुत सी लताएं बो सकते हो, है ना, वो होती है ना जायद की बहुत सारी फसलें। गन्ने में क्या बो सकते हो आप? गन्ने में आप क्या बो सकते हो? खीरा। आमतौर पर हमारे यहाँ खीरा, ककड़ी, और क्या बो सकते हो? तरबूज, खरबूज भी बो सकते हो गन्ने में। गन्ने में हो जाएगा, गन्ना वहाँ ऐसी जगह पर हो जाएगा, रेत में पानी बहुत मांगता गन्ना, लेकिन हाँ बो सकते हैं आप। तो मुख्य फसल हो गई गन्ना, और उसके अलावा बहुत सारी लताएं, बेलें आपकी हो गई, है ना। धान है, धान के साथ साथ आप अलसी या बरसीम आपने बो दिया, तो ये किसका एग्जाम्पल आ गया? सहफसली खेती का। ध्यान रखना, इंटरक्रॉपिंग या सहफसली खेती, एक साथ दो या दो से ज़्यादा फसलें बोना, और जिसमें एक मुख्य फसल होती है और दूसरी गौड़ फसल होती है। आमतौर पर एक फसल इसमें पहले तैयार हो जाती है, दूसरी बाद में तैयार हो जाती है। अब देखो, जब अप्रैल का महीना आएगा, अप्रैल का महीना आया, गेहूँ कट जाएगा, और उसके बाद मेंथा उसमें काफ़ी बड़ा हो जाएगा, उसको अब आप पानी देना शुरू कर देंगे, वो भी डेवलप हो जाएगा, समझ रहे ना। उसी तरह से गेहूं कट गया, उसके बाद उसके गेहूं के बीच में जो आपने गन्ना बो रखा है उसको पानी देते रहो। तो ये होगी आपकी इंटरक्रॉपिंग। फिर आ गया आपका रिले क्रॉपिंग। इसको हिंदी में अविराम कृषि भी कहते हैं। इसका नाम रिले कैसा है? जैसे रिले दौड़ होती है ना, 4 गुणा 100 मीटर, है ना, 4 गुणा 400 मीटर, 4 गुणा 200 मीटर रिले दौड़। तो एक खिलाड़ी, एक एथलीट दौड़ता है, उसके आगे दूसरा तैयार रहता है, तो उसको कोई झंडी या बैटन देता, वो दूसरा चलता। अरे जैसे डाक कांवड़ आ रहा है ना, डाक कांवड़ में देखते हो ना, वो मोटरसाइकिल पे दौड़ते हुए जाते हैं ना, मोटरसाइकिल पे दौड़ते हुए नहीं, पूरी की पूरी टीम जो होती है कार में या बाइक पे होती है। एक दौड़ता है 100-150 मीटर दौड़ेगा, फिर उससे दूसरा ले लेगा जल, वो दौड़ेगा, फिर तीसरा उससे जल ले लेगा, वो दौड़ेगा। तो ऐसे 2-1 दिन में वो हरिद्वार से पहुंच गए खटीमा, पीलीभीत पहुंच गए, उसको डाक कांवड़ बोलते हैं। तो रिले रेस सभी ने देखी है ना भाई, एक एथलीट दौड़ रहा है, उसने एक चक्कर पूरा किया, उससे झंडी दूसरे ने ली, दूसरे झंडी तीसरे ने ली, तीसरे से चौथे ने ली, और दौड़ पूरी कर दी। इसको कहते हैं रिले। यानी कि वो दौड़ रुकती नहीं है, अविराम चलती रहती है, ठीक है ना, वो चलती रहती है। तो यहीं पर आ गया रिले क्रॉपिंग या अविराम कृषि। रिले क्रॉपिंग, अविराम कृषि का मतलब ये है कि एक फसल आपकी तैयार होने वाली है, एक फसल आपकी तैयार होने वाली, कटी नहीं है, कटने से पहले उसके बीच में आपने दूसरी फसल के बीज डाल दिए, कुछ नहीं। सहफसली खेती का भी एग्जाम्पल है ये। लेकिन सहफसली खेती में क्या होता है ना कि आमतौर पर फसल अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई होती है, उसके बीच में आप दूसरी फसल बो देते हैं। लेकिन रिले क्रॉपिंग या अविराम कृषि में क्या है कि दूसरी फसल तैयार होने वाली है। जैसे धान पक गया, अब जो खादर के इलाके होते हैं ना, जहाँ पर नमी रहती है, इतनी नमी रहती है कि आप उसमें गेहूँ बो ही नहीं सकते। जब तक वो नमी सूखेगी दिसंबर जनवरी में, तब तक गेहूँ का समय निकल जाएगा। तो अब किसान क्या करता है, धान उसका पक गया है, तो पके हुए धान के बीच में ही वो अलसी या बरसीम का बीज डाल देगा। ऐसे ही हम लोग डाल देते थे, अलसी या बरसीम का बीज डाल देगा, बीज डाल दिया, वो भूल गया उसको। उसके बाद जब धान वो काटेगा, तो धान काटते हुए हम देखते हैं कि थोड़े थोड़े से बरसीम के या अलसी के जो बीज थे उनमें कोंपलें फूट जाती हैं। धान उसने काट लिया, धान काट लिया, धान काट के उस खेत को भूल गया। वो धान काटने के बाद 15-20 दिन बाद आया वो खाद लेकर के, यूरिया खाद लेकर के, तो बरसीम या अलसी जो थी वो इतनी इतनी बड़ी हो चुकी थी। इसको आप जीरो टिलेज क्रॉपिंग भी कह सकते हो। कोई जुताई उसने नहीं की थी, लेकिन वो कर मजबूरी में रहा है,
क्यों? क्योंकि वहाँ पर जुताई करना मुश्किल है, कोई और फसल वहाँ पर होगी नहीं। तो इसको आप रिले क्रॉपिंग या अविराम कृषि कह सकते हो कि एक फसल कटने से पहले ही उसमें दूसरी फसल बो देना। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? मक्का, जैसे आलू, अब देख रहे हैं ना, आलू इस समय तैयार हो गया, नया आलू आ गया बाज़ार में, नया आलू बाज़ार में आ गया, कुछ कट गया, कुछ कटने वाला होगा, तो उन आलू की जो 2 मेंढ होती है ना, उनके बीच में ही मक्का के दाने उसने डाल दिए, इधर आलू उखेड़ा, उधर से फिर मक्का तैयार हो गई है। ठीक है ना, उसी के साथ साथ आलू में तोरिया होगा, इधर आलू पक करके तैयार हो जाएगा, उसके साथ तोरिया वो डाल देगा, तोरिया चल पड़ेगा। गन्ना और गेहूँ, जैसे गन्ना है ना, गन्ना गेहूँ में इसको आप क्या कह सकते हो? गेहूँ के साथ गन्ना, गेहूँ आपने बो दिया, फिर जनवरी फरवरी में गेहूं के बीच में ही आपने गन्ना डाल दिया, 1 महीने बाद गेहूं कट गया, फिर उसके बाद आप गन्ने को पालने लगे। मटर में मेंथा ही बो सकते हो और सरसों में आप चारा ही बो सकते हो। सरसों तैयार होने वाली है, उसके बीच में आपने चारे के बीज डाल दिए, इधर सरसों खत्म, उधर चारा शुरू। इसको कहते हैं रिले क्रॉपिंग या अविराम कृषि। बात समझ आ रही है? पक्की बात? ठीक है, पूछूंगा। अब ये आया था ओवरलैपिंग खेती। ओवरलैपिंग खेती का भी यही है मसला, एक फसल कटने से पहले उसमें दूसरी फसल बो देना। अच्छा, मुझसे ना अब मैं अपने नंबर बढ़ाने के लिए आपसे झूठ तो बोलूँगा नहीं, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, झूठ किया आपने, थोड़ी सी गलती हो गई पढ़ाते पढ़ाते। रिले क्रॉपिंग या अविराम कृषि जो मैंने आपको बताया, इसमें फसल कटने के बाद तुरंत आप दूसरी फसल बोएंगे। इसमें क्या है, एक फसल कट गई, उस फसल के कटने के बाद आप दूसरी फसल बोएंगे। जैसे मक्का कट गई, नहीं सॉरी, आलू कट गया, यहाँ पर आलू लिखना चाहिए था पहले, आलू के बाद मक्का, आलू कट गया, उसके बाद आप मक्का बो देंगे। आलू कट गया, आलू को आपने उखाड़ लिया, उसके बाद आप तोरिया बो देंगे। गन्ना जैसे ही गन्ना जनवरी या दिसंबर में आपने गन्ना काटा, उसके बाद तुरंत उसमें गेहूं बो दिया आपने, गन्ने का खेत का आपने साफ कर दिया, गन्ने के बाद उसने आपने गेहूं बो दिया। ठीक है ना, गेहूं जैसे ही आपका तैयार हुआ, गेहूं काटा आपने, उसमें चारा बो दिया, चरई बोई जाती है यहाँ पर खूब ज़्यादा ना, चरई बो सकते हो, मक्का ही बो सकते हो। और मटर काटी, मटर के बाद तुरंत बाद उसने आपने मेंथा बो दिया। सरसों काटी, सरसों के तुरंत बाद आपने चारा बो दिया। तो ये मुझसे गलती हो गई है, मैं चाहता तो चल भी देता, लेकिन ये मुझसे गलती हो गई, दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। अब वीडियो इतनी लंबी हो गई है, इसमें कट लगाना भी संभव नहीं है। तो रिले क्रॉपिंग का मतलब है कि एक फसल आपकी पक गई, पक के तैयार हो गई, तैयार होकर आपने काट ली, उसके तुरंत बाद आपने दूसरी फसल उसमें बो दी। ठीक है ना, लेकिन जो अभी जो इससे पहले जो मैं आपको कथा सुना रहा था, वो सुना रहा था ओवरलैपिंग की। ठीक है ना, वो कथा जो सुना रहा था ओवरलैपिंग की, यानी कि फसल तैयार हो गई है, कटने से पहले आपने उसमें दूसरा बीज डाल दिया है, तो कन्फ्यूज ना होइएगा। ठीक है ना, फसल तैयार हो गई, कटने से पहले आपने उसमें दूसरा बीज डाल दिया, जैसे मैं लिखा है ना, एक फसल कटने से पहले उसमें दूसरी फसल बो देना। ठीक है, जैसे गेहूं अभी कटा नहीं है, उसमें गन्ना बो दिया, धान में अलसी या धान में बरसीम डाल दी, गेहूं में मेंथा बो दिया, है ना। समझ गए साहब आप? मेरे ख्याल से क्लियर है ना, तो इसके लिए माफ़ करना आप लोग, और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। नेक्स्ट चलें आगे। अब आती है बात कंपेनियन खेती या कंपेनियन कृषि। तो ये कंपेनियन कृषि क्या हुई, जैसे कैंपेन करते ना इलेक्शन में, देखा ना, स्टूडेंट यूनियन के चुनाव लड़े, नगर पालिका वार्ड मेंबर के चुनाव लड़े हैं, नहीं लड़े? अच्छा, लड़ते हुए देखे तो होंगे लोग, तो कैंडिडेट होता आगे। हाँ जी, तो बात कर रहे थे हम लोग कंपेनियन कृषि की, ब्रेक में जाने से पहले कंपेनियन कृषि की बात कर रहे थे। तो मैं बात कर रहा था कि जैसे इलेक्शन में देखा होगा ना आपने, एक कैंडिडेट जो होता है हाथ जोड़ के आगे चलता रहता, जो मेन कैंडिडेट होता है ना, वो हाथ जोड़ के आगे चलता रहता, भाई मुझे वोट देना, मुझे वोट देना। तो उसके संगी साथी भी उसके पीछे जो सपोर्ट में होते हैं ना, वो भी चले रहते हैं साथ में, हाँ भाई हम भी इनके साथ हैं, हम भी इनके साथ हैं, कहते हैं ना कंपेनिंग के लिए जा रहे हैं, कंपेनिंग के लिए आए। तो कंपेनिंग जो शब्द है, कंपेनियन या कंपेनिंग जो शब्द है, उसका अर्थ है साथ में लेकिन बाद में, साथ में लेकिन बाद में। जैसे होता है ना अक्सर, जैसे हम लोग मान लो कहीं घूमने चलें, एक बस हम लोग हायर कर लें, तो मैं तो खैर सबसे पीछे रहता हूँ, लेकिन जो सर, हाँ सबसे पीछे रहता हूँ ना मैं, हाँ सबसे पीछे रहता हूँ, लेकिन आमतौर पर सर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सर चढ़ेंगे भाई, उसके बाद बाकी लोग बाद में चढ़ेंगे, तो है ना, साथ में लेकिन बाद में, है ना, है ना, है ना। जैसे पति पत्नी का जोड़ा चलता है ना, तो पति आगे पत्नी पीछे, साथ में लेकिन बाद में, है ना, समझ गए आप कंपेनियन। तो उसी तरह से कंपेनियन क्रॉपिंग का मतलब क्या है कि दो फसलें हैं, दोनों एक साथ बोई जा रही हैं,
लेकिन एक पहले तैयार हो जा रही है और दूसरी बाद में। क्लियर? हाँ, तो जैसे दो फसलें दोनों एक साथ बोई जा रही है, एक पहले तैयार हो जा रही है और दूसरी बाद में। जैसे गेहूं में सरसों, गेहूं पहले तैयार हो, नहीं सरसों पहले तैयार हो जाती है, इसमें सरसों पहले तैयार हो जाएगी, गेहूं कुछ दिन बाद में तैयार होगी। पहले सरसों काट लो, उसके बाद गेहूं काट लो। गन्ना और बहुत सारी लताएं पहले कट जाएंगी, गन्ना बाद में कटेगा, है ना। अब वृक्ष प्लस मक्का होता है क्या ना, जैसे आज हमारे यहाँ यूकेलिप्टस और पॉपुलर के पेड़ बोए जाते हैं, लोग करते हैं, वन कृषि कहते हैं उसको। तो अब शुरू में क्या होता है, जब तक वो पेड़ छोटे छोटे रहते हैं तो उसमें काफ़ी जगह रहती है, आप आराम से उसमें फसल बो सकते हो, धान भी बो सकते हो और गेहूं भी बो सकते हो। और आमतौर पर बहुत से लोग चारा फसल उसमें बो देते हैं, यानी कि वृक्षों के साथ मक्का वगैरह बो देना, वृक्षों के साथ चारा वगैरह बो देना, इसी को हम कहते हैं कंपेनियन कृषि। अजमैन ये बात समझ में आई, कंपेनियन कृषि, है ना। इसको हिंदी में शायद हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में नाम याद रख लेना अपना इसका, कंपेनियन कृषि, साथ में लेकिन बाद में। अब यहाँ पर एक शब्द आता है सामाजिक वानिकी। एक दिन क्लास में मैंने आपको और ही बताया था, भारत में ये प्रोजेक्ट जो था 1976 में शुरू हुआ था। इसके कई सारे लक्ष्य थे। इसका अर्थ ये था कि गांव के आसपास ग्राम समाज की जहाँ भी खाली जगहें पड़ी हैं, गांव के आसपास ग्राम समाज की जहाँ भी खाली जगह पड़ी हैं, वहाँ पर गांव वाले जो हैं पेड़ पौधे लगाएं। सरकार उनको देगी क्या, पेड़ पौधे देगी सरकार उनको, जो बेबी प्लांट्स हैं सरकार देगी उनको, और गांव वालों को ज़मीन मुहैया कराएगी, ये ज़मीनें यहाँ पर आप पेड़ लगाओ। पेड़ लगाना है, गांव वालों ने उन पेड़ों की देखभाल करनी है, उन पेड़ों की रक्षा करनी है, उनको उनकी ग्रोथ करनी है। और जब वो पेड़ बड़े हो जाएंगे तो आप अपनी ज़रूरत के लिए ईंधन, भाई ईंधन की ज़रूरत पड़ती है ना, या छोटा मोटा चारपाई वगैरह आपने बनवा ली, तो अपनी ज़रूरत के लिए लकड़ी वहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हो। पेड़ों को ख़त्म नहीं करेंगे, अपनी ज़रूरत के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हो। अब जाहिर सी बात है, जंगल उगा है तो जंगल में चारा भी उगेगा, झाड़ियाँ भी उगेंगी, है ना, तो वहाँ शहद भी निकलेगा, है ना, मुर्गियाँ भी बनेंगी, वहाँ अंडे भी देंगी मुर्गियाँ। क्यों भाई नाजिम, मुर्गियाँ भी पलेंगी वहाँ, अंडे देंगी, और बहुत सारे जंगली जानवर वहाँ पलेंगे। तो उन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप वहाँ पर कर सकते हो। पेड़ों को ख़त्म नहीं करोगे, लेकिन पेड़ों के जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो इससे गांव वालों की ज़रूरतें पूरी होंगी, दूसरा हरियाली बढ़ेगी तो पर्यावरण की सुरक्षा होगी। इसको नाम दिया गया था सोशल फॉरेस्ट्री या सामाजिक वानिकी। ये सवाल कई आ जाता है, आप लोग लिख लें अपने नोट्स में। भारत में 1976 में शुरू हुआ था ये। जो चीज़ मैंने यहाँ नहीं लिखी है, हाँ जी हाँ, कुर्सी संभलवाएंगे, आ जाइए, इसको रोक देना। हाँ भैया आ जाओ, भैया चलिए। सामाजिक वानिकी हो गया। उसके बाद आ जाता है सतत कृषि या टिकाऊ कृषि या धारणीय कृषि। ध्यान रखना। अच्छा अजमैन, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर के सामने अगर कूड़े का ढेर लगा पड़ा हो, घर में कूड़ा हो, घर के सामने की जो नाली है उसमें कीड़े हों, गंदगी हो, फिर क्या होगा? हैं, बीमारियां होंगी। और क्या क्या होगा? क्यों? हाँ, बदबू आएगी। और क्यों होंगी बीमारियां? देखो, घर के सामने कूड़े का ढेर लगा हुआ है, नाली चौक है, नाली में गंदगी है ना, और कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं, तो देखो पानी गंदा हो जाएगा ना भाई। वही पानी तो इसके अंदर जा रहा है ना, उसी पानी को आप पी रहे हो। पानी गंदा, आसपास की हवा गंदी, है ना, आसपास की हवा प्रदूषित हो जाएगी, मिट्टी आसपास की प्रदूषित हो जाएगी, तो तमाम तरह का जहर आपके खाने में, आपकी सांसों में घुल जाएगा। उससे नुकसान होगा ना, उससे आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम होगी, आसपास की आबो हवा आपकी ख़राब हो जाएगी, है ना। उसी तरह से ये जो केमिकल फार्मिंग चल रही है, केमिकल फार्मिंग का मतलब क्या है? खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल करना, खाद में, कीड़े मारने में और घास फूस मारने में ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल करना, इसको हम कहते हैं केमिकल फार्मिंग। ज़रूरत से ज़्यादा जुताई करना, ज़रूरत से ज़्यादा खेत को समतल करने के लिए कराहा लगाना, मिट्टी, है ना, ढोना। तो इससे क्या है कि न केवल आपकी मिट्टी ख़राब हो रही है, मिट्टी की पैदावार ख़राब हो रही है, बल्कि इससे आपकी आबो हवा, पानी वगैरह सब कुछ नष्ट हो रहा है, सब कुछ प्रदूषित हो रहा है। तो ये जो खेती है ये आपके लिए नुकसानदेह है। अब बात क्या करें भाई, अब जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया ना, जीरो टिलिस यानी कम से कम जुताई करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक कृषि, यानी खेतों में रसायनों का कम से कम प्रयोग करना, तो यही है टिकाऊ कृषि। जैसे कहते हैं ना टिकाऊ विकास, तो इस तरह से खेती करना जिससे कि मिट्टी को, पानी को और खुद फसलों को कम से कम नुकसान हो। अव्वल तो हो ही ना, हो तो कम से कम नुकसान हो। इस तरह से खेती करना कि मिट्टी की जो पैदावार क्षमता है वो आगे भी बनी रहे, इसको हम कहते हैं धारणीय कृषि या टिकाऊ कृषि या सतत कृषि या सस्टेनेबल फार्मिंग। जब आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ाएंगे ना तो इसको और क्लियर करेंगे, ठीक है। अब
अब यहाँ पर वर्ड आता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर माने फूलों की खेती। फिर आ गया हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर माने उद्यान कृषि। उद्यान कृषि में ये सभी शामिल हैं, फलों की खेती भी शामिल है इसमें, फूलों की खेती भी इसमें शामिल है और सब्जियों की खेती भी इसमें शामिल है। अगर आपसे कोई बहुत से लोग ना हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि, फलों की कृषि कह के चले जाते हैं ना, हॉर्टिकल्चर या उद्यान कृषि में तीनों शामिल हैं, फलों की खेती, फूलों की खेती और सब्जियों की खेती, तीनों तरह की खेती इसमें शामिल है। ठीक है। फिर आ गया आपका ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर कोई बताएंगे आप में से? सब्जी है ना, सब्जियों की खेती जो है उसे ओलेरीकल्चर कहते हैं। लिखते जाओ बेटा, फिर नहीं भूल जाओगे आप लोग। हाँ, उसे कहते हैं हम सेरीकल्चर। और रेशम के कीड़े शहतूत खूब खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। शहतूत के पेड़ पर छोड़ दो उनको, शहतूत खाते रहेंगे वो। तो रेशम के कीड़े पालना सेरीकल्चर, और रेशम के कीड़ों के लिए शहतूत उगाना वो है आपका मोरीकल्चर। क्यों इमरान जी, समझ गए? समझ गए ना? पक्की बात, पक्की बात। तो आपने देखा ना, मैंने आपको सामाजिक वानिकी बताया, उसके बाद सतत कृषि, टिकाऊ कृषि या धारणीय कृषि ये बता दिया। उसके बाद मैंने आपको फ्लोरिकल्चर बताया। फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या है? फूलों की खेती। हार्टिकल्चर का मतलब क्या है? बागवानी। इसमें फल, फूल और सब्जियों तीनों की खेती शामिल है, हार्टिकल्चर या बागवानी। इसे उद्यान कृषि भी कह सकते हो आप। फिर ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर का मतलब क्या हुआ? सब्जियां, सब्जियां उगाना या सब्जियों का विज्ञान या सब्जियों की कृषि जो है वो ओलेरीकल्चर। सिल्वीकल्चर को हम कहते हैं वन संवर्धन या वनवर्धन। वनों को उगाना, वनों को पालना पोसना, वो जो साइंस है, वो जो तकनीक है या कृषि की वो शाखा जिसमें वनों की खेती की जाती है, उसे हम कहते हैं सिल्वीकल्चर। ओके। अब देखो, रेशम के कीड़े होते हैं ना, रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन माने सेरीकल्चर। और रेशम के कीड़े खाते हैं शहतूत। रेशम के कीड़ों को शहतूत खिलाने के लिए शहतूत की खेती करना वह है मोरीकल्चर। ठीक है ना? हाँ, ध्यान रखना। ओके, आगे चलें। एपीकल्चर और विटीकल्चर। एपीकल्चर मतलब शहद के लिए मधुमक्खी पालना, इसे मौन पालन भी कहते हैं। मधुमक्खी पालन को ना मौन पालन, हिंदी में कभी कभी मौन पालन भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है ना? तो एपीकल्चर का मतलब क्या हुआ? शहद के लिए मधुमक्खी पालन या मौन पालन। फिर है विटीकल्चर। विटीकल्चर का मतलब क्या हुआ? विटीकल्चर अंगूर की खेती। विटीकल्चर माने है भैया, विटीकल्चर माने अंगूर की खेती। ओके, आगे चलें। फिर आता है शब्द हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक। हाइड्रोपोनिक माने जल कृषि और एरोपोनिक माने हवा में खेती। इसे मृदा विहीन खेती भी कहते हैं, बिना मिट्टी की खेती। एरोपोनिक माने बिना मिट्टी पानी की खेती। इजराइल में खूब चर्चित है ये। पेडोलॉजी, मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस। मिट्टी की सेहत को बढ़ाने के लिए जो भी आप जिस भी विज्ञान का आप इस्तेमाल करते हो उसे हम कहते हैं पेडोलॉजी, मृदा विज्ञान। और एग्रोनॉमी, कृषि विज्ञान। एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान और पेडोलॉजी मृदा विज्ञान। अब यहीं पे एक शब्द आता है चकबंदी, जोत, छोटी जोत, बड़ी जोत वगैरह वगैरह। अब सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि जोत क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं होल्डिंग। जोत को इंग्लिश में कहते हैं होल्डिंग। एक किसान के पास कुल जितनी ज़मीन है उसे उसकी कहते हैं जोत या उसकी होल्डिंग। एक, अब अगर 100 एकड़ है तो वो 100 एकड़ की जोत है उसके पास, 1000 एकड़ है तो उसके पास 1000 एकड़ की जोत है, और 1 बीघा है, 1 बिस्सा है तो उसके पास 1 बिस्सा की जोत है। लेकिन आमतौर पर आप ध्यान रखना, जो आपकी जो होती है ना कमर्शियल फार्म हुए, आपके कमर्शियल फार्म में मिल लगा रखा आपने, फैक्ट्री लगा रखी है, या आपके जो घर की जगह हैं या सड़कों की जो जगह हैं, तो वो भी ज़मीन है, लेकिन उन्हें जोत नहीं कहते हैं। जोत का मतलब वो है खेती की ज़मीन है। अच्छा, अगर तालाब है ना, तालाब है तो वो भी जोत ही है क्योंकि उसमें जल कृषि हो रही है। तो जोत का मतलब या होल्डिंग का मतलब हुआ कि एक किसान के पास कितनी ज़मीन है। अब जैसे देखो, एग्ज़ाम में अक्सर एक सवाल आता है कि भारत में किस प्रकार के किसान सबसे ज़्यादा हैं, छोटी जोत वाले, बड़ी जोत वाले के सीमांत जोत वाले। अच्छा, आपने सब सुना है हेक्टेयर। हेक्टेयर किसकी इकाई है? हेक्टेयर। शहरों में ज़मीनें किस हिसाब से बिकती हैं? पहले बिकती थी पर स्क्वायर यार्ड, यार्ड माने गज होता है ना, पहले बिकती थी प्रति मीटर, प्रति स्क्वायर मीटर बिकती थी, फिर प्रति स्क्वायर गज बिकने लगी, अब प्रति वर्ग फीट के हिसाब से बिक रही हैं। ज़मीनें कम होती जा रही हैं, रेट बढ़ते जा रहे हैं। भाई आसपास के शहरों के लोग जो हैं गाँव में को भाग रहे हैं। अब जैसे तुम्हारा गाँव है ना, तुम्हारा जो गाँव है, वहाँ जब भी मैं तुम्हारे गाँव में जाता हूँ ना, मुझे तुम्हारा ध्यान आता है। मैंने यार कितना संघर्ष करते होंगे बच्चे आने जाने के लिए।
वहाँ की सड़क की हालत देख करके मुझे चक्कर आते हैं और मैं बचता हूँ। तुम्हारे गांव में, नाम नहीं ले रहा वीडियो में, गांव का नाम नहीं ले रहा मैं, तुम्हारे गांव में जाने से मैं बचता हूँ सिर्फ और सिर्फ सड़क की वजह से। कहीं कनेक्टिविटी है ही नहीं, चारों तरफ से कहीं से भी आ जाओ और उधर से घूम के आओ तो बहुत लंबा है, सड़क बेहतर मिल जाएगी लेकिन लंबा बहुत है। तो मैं तुम्हारा ध्यान आता है कि यार क्या चक्कर। अब तुम्हारे गांव के लोग या तुम्हारे गांव के आसपास के जो गांव के लोग हैं वो शहरों में आएँ या कस्बों आएँ तो लगता है कि हाँ भाई सुविधाएं नहीं हैं, बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा। अब किसी ने क्रिकेटर बनना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, स्कूल कॉलेज। गांव के बच्चे दुर्गम इलाकों के इसीलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि वो शहर आ ही नहीं पाए। लेकिन हमारे गांव के लोग, पास में ही एक गांव है, नाम नहीं ले रहा मैं, आसपास के गांव लोग के लोग जो बिल्कुल शहरों से मिल चुके हैं, हाईवे से किनारे के सटे हुए हैं, वो पता नहीं क्यों शहर छोड़ के भाग रहे हैं। उन्हें शहरों का चुंबकीय आकर्षण खींच रहा, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है ना, उन्हें शहरों की चकाचौंध खींच रही है। एक चीज़ हो रहा है, शहरों में शांति भी है। जो गली मोहल्ले के जो झगड़े होते हैं वो आमतौर पर नहीं होते हैं। तो ये बात कहाँ से आई, ये बात कहाँ से आई? हेक्टेयर से आई। हाँ, जोत से आई है, हेक्टेयर से आई। तो जैसे आपने नाम सुना होगा ना, एकड़, बीघा, कनाल, बिस्सा, हेक्टेयर, तो ये सब ज़मीन नापने की इकाइयाँ हैं। एक एकड़ में कितने बीघा होते हैं? कहीं 6 बीघा होते हैं, कहीं 6.25 बीघा होते हैं, है ना। एक एकड़ में कहीं 6 बीघा, कहीं 6.25 बीघा। अब आया आपका 1 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर होता है 2.5 एकड़ के बराबर। 2.5 एकड़ बराबर, जैसे 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है ना, तो उसी तरह से 2.5 एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर। समझ गए आप, है ना। 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 हेक्टेयर। और 1 एकड़ में, 1 एकड़ का कितना होता है? 10,000 स्क्वायर मीटर बराबर 1 एकड़। 10,000 स्क्वायर मीटर बराबर 1 एकड़ और 2.5 एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर। अब सवाल आता है छोटी जोत। अब 1 से 2 हेक्टेयर तक की जो ज़मीन है, यानी कि 1 से 2 हेक्टेयर माने 1 से 5 एकड़, लिख दूँ 1 से 5 एकड़, 1 से 5 एकड़, नहीं 2.5 से 5 एकड़, 1 हेक्टेयर है ना, तो 2.5 से 2.5 से 5 एकड़ का जो रकबा है, 2.5 से 5 एकड़ का, 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक की जो ज़मीन है, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक की जो ज़मीन है, उसे हम कहते हैं छोटी जोत, स्मॉल होल्डिंग्स। 1 हेक्टेयर से कम, यानी कि 2.5 एकड़ से कम की जो जोत है, उसे हम कहते हैं सीमांत जोत। क्या कहते हैं? सीमांत जोत, ठीक है ना। 5 हेक्टेयर से ज़्यादा की जो जोत है, उसे हम कहते हैं बड़ी जोत। क्या कहते हैं? बड़ी जोत। और 2 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर का मतलब 5 एकड़ और 5 हेक्टेयर का मतलब 12.5 एकड़, ठीक है। 5 एकड़ का मतलब 12.5 एकड़ हो गया ना। तो 5 एकड़ से 12.5 एकड़ के बीच की जो ज़मीन है, उसे हम कहते हैं मध्यम जोत। आप लोग कन्फ्यूज ना होना, छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम सीमांत जोत, सीमा लगभग मतलब ना के बराबर। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर छोटी जोत और 1 हेक्टेयर से कम सीमांत जोत। 2 से 5 हेक्टेयर मध्यम जोत और 5 हेक्टेयर से ज़्यादा जो है वो बड़ी जोत। क्लियर है? यहाँ कुछ और तो नहीं लिख दिया मैंने? क्लियर है ना। अब अक्सर यहाँ पर सवाल पूछता है कि भारत में किस प्रकार की जोतों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो सीमांत जोतों की संख्या सबसे ज़्यादा है। भारत में लगभग 80% या उससे ज़्यादा जो जोतें हैं वो सीमांत हैं, यानी कि भारत में 80% से ज़्यादा जो किसान हैं वो सीमांत किसान हैं। आप लोग अपने गांव में या शहर में चले जाना, बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जिनके पास 5 एकड़ या उससे ज़्यादा ज़मीन है। अब आप चले जाओ, आप क्यों इमरान जी, बहुत कम लोग जो आपके किलाखेड़ा शहर में थे जिनके पास कभी 100 एकड़ ज़मीनें हुआ करती होंगी, भाई उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ज़मीन बचती गई, ज़मीन उतनी रही, आबादी बढ़ती रही। एक ज़मींदार है, उसके 5 बेटे, 100 एकड़ ज़मीन थी, 20-20 एकड़ आ गई। अब उनके भी 5-5 बेटे, तो कितने हिस्से हो गए? 25 हिस्से और हो गए, है ना। तो वो 1-1 एकड़, 1.25 एकड़ उनके पास रह गई। नहीं 20 एकड़ थी, 5 बेटे हो गए, 4-4 एकड़ रह गई। अभी भी मध्यम जोत में है, 4 एकड़ मतलब मध्यम जोत में है। अब उसके 2 ही बेटे हो गए, उसे फैमिली प्लानिंग का एहसास हुआ, है ना, तो उसके 2 ही बेटे थे, लेकिन 4 एकड़ जो थी वो बट गई, 2-2 एकड़ रह गई। वो क्या हो गया? सीमांत किसान हो गया। तो जो 100 एकड़ के ज़मींदार थे, 100 एकड़ के जो ज़मींदार थे, उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी जो है पता चल रही है वो तो भूमिहीन होने की कगार पे। क्योंकि अभी जो 2 भाई थे ना जिनके पास 2-2 एकड़ ज़मीन थी, अब उनके भी 2-2 बच्चे होंगे, तो कितनी रह जाएगी? नील बटे सन्नाटा। हाँ, नील बटे सन्नाटा। अब क्योंकि ज़मीन नहीं बढ़ रही ना, दूसरे कारोबार आप बढ़ा रहे हो लेकिन ज़मीन नहीं बढ़ी, खर्च बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है तेज़ी से, ज़मीन नहीं बढ़ रही। सही कह रहे हैं ना। हाँ, अब जो समझदार थे उन्होंने अपनी जोतों को संभाला, परिवार का आकार सीमित रखा, उनकी ज़मीनें बची हुई हैं। ठीक है साहब।
अब उसमें से कोई ड्रीम11 पे टीम बनाने का लत लग जाए किसी को तो लत है ना। आगे चलें भाई। तो सीमांत भारत में तो मैंने लिखा सीमांत भारत में 80+ 1 हेक्टेयर से कम। तो इसको समझने के लिए ना आपको आँख कान सब खुले रखने पड़ेंगे, वो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं एग्ज़ाम है आपका जल्दी से, तो मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको देना चाह रहा हूँ। तो बड़ी जोत 5 हेक्टेयर से ज़्यादा, छोटी जोत 2 से 5 हेक्टेयर, छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर, मीडियम जोत 2 से 5 हेक्टेयर, बड़ी जोत 5 हेक्टेयर से ज़्यादा और सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम। भारत में सबसे ज़्यादा सीमांत जोतें, भारत में सबसे ज़्यादा सीमांत किसान, भारत में 80% से ज़्यादा जोतें सीमांत जोतें, भारत में 80% से ज़्यादा किसान सीमांत किसान। ठीक है साहब। अब बात आ जाती है मोटे अनाज की। मोटे अनाज क्या हैं? जैसे आप देख रहे हो ना, ज्वार, बाजरा, मंडुआ, मंडुआ को कोदो भी कहते हैं, मंडुआ को कोदो भी कहते हैं। ज्वार, बाजरा, मंडुआ, रागी, कंगनी, चीना, कुटकी, इस टाइप के जो अनाज हैं इन्हें हम कहते हैं मोटे अनाज। ध्यान रखना, जो धान है, मक्का है, धान और गेहूं है, वो मोटे अनाज में नहीं आते हैं, वो बारीक अनाज में आते हैं। ठीक है ना। ये जो अनाज मैंने लिखे हैं आपके सामने, क्या है ये? ज्वार, बाजरा, मंडुआ, रागी, कंगनी, चीना, कुटकी, ये जो हैं मोटे अनाज कहलाते हैं। अब मोटे अनाजों को लेकर मिशन भी चल रहा है, केंद्र सरकार मोटे अनाजों को बढ़ावा दे रही है, मोटे अनाजों का वर्ष भी बना चुका है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? एक तो इसकी वजह ये है ना, ये कहते हैं कि भाई ये जो हमारी जो फूड सिक्योरिटी उसको बढ़ावा देंगे। ये जो मोटे अनाज हैं अक्सर कम उपजाऊ ज़मीन में, कम सिंचित क्षेत्रों में भी हो जाते हैं, भरपूर पैदावार देते हैं। जैसे मंडुआ है ना, पहाड़ों में खूब पैदावार देता है। तो ये जो अनाज हैं कम उपजाऊ क्षेत्रों में और कम सिंचित क्षेत्रों में भी भरपूर पैदावार ये देते हैं, एक चीज़। और दूसरे इसमें पोषक तत्व भरपूर होते हैं, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, बहुत सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं। इसलिए सरकार जो है पोषण को बढ़ावा देने के लिए लोगों न सिर्फ पेट भरे बल्कि उन्हें हर टाइम दिन में 2 बार खाना मिले और खाने में पौष्टिक तत्व भरपूर हों, इसलिए सरकार जो है वो मोटे अनाजों पर जोर दे रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आती है बात प्रजनक बीज, फाउंडेशन बीज और प्रमाणित बीज। इस लेसन प्लान का ये आखिरी है हमारा। आप कभी पंतनगर गए हो? उसमें लिखा देखा होगा आपने, तराई बीज विकास निगम। गए हो पंतनगर कभी? गोदाम लिखे देखें, गोदाम है ना, उन पे लिखा रहता है तराई बीज विकास निगम, देखें है ना। सीड हाउस देखा नहीं? अच्छा, जो पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो आपको पता है 1960 में इसका उद्घाटन हुआ था। इसका पहला नाम था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, बाद में इसका नाम हुआ गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। एक बार एग्जाम में ये भी आया था कि इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कब हुआ, तो वो बात की बात है ना। मुझे भी याद नहीं है, अभी मुझे भी देखना पड़ेगा, आप लोग देख लेना। तो अब ये जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं ना, इनकी लैब हैं और लैब से अटैच हैं बड़े बड़े फार्म अटैच हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, नए नए बीजों की खोज करते रहते हैं, कहीं इसका इससे क्रॉस कराया, इसका उससे क्रॉस कराया, नया कोई लिया, तो नए नए बीजों की खोज करते रहते हैं। इन्होंने 1 कटोरा भर नए बीज उगाए। पता कैसे उगाए? 1 कटोरा भर इन्होंने नए बीज उगाए, या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इन्होंने कोई 1 कटोरा भर नया बीज उगाया, नया बीज उन्होंने बना लिया 1 कटोरा भर, लैब में तैयार कर लिया वो, है ना। या मान लीजिए ऐसा है, किसी का जीन निकाला, उसमें डाला, एक नया बीज उन्होंने तैयार कर लिया। ठीक है साहब, 1 कटोरा भर। अब वो क्या करेंगे, उसको आइडियल कंडीशन में, इसको कितनी गर्मी, कितनी सर्दी मिलनी चाहिए, कितना पानी मिलना चाहिए, एक प्लाट को वो 24 घंटे अपनी निगरानी में उसको उगाएंगे, उस 1 कटोरा बीज को उगाएंगे। ठीक है ना, ताकि उसके दाने ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं, ये जो बीज होता है बिल्कुल प्योर होता है, शुद्ध होता है, इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होती। आप लोग देखोगे ना, जैसे आपने खेत में गेहूँ बो दिया, आपने गेहूँ बोया, तो अक्सर हो क्या रहा, हमारे साथ ऐसे भी जा रहे हैं, उसमें मान लीजिए कोई एक गेहूँ है, जैसे गेहूँ होता था, पता नहीं कौन सा, मान लीजिए गेहूँ खाने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ कोई दूसरी नस्ल भी मिल गई उसके साथ, जाहिर सी बात है बीज में मिलावट हो गई। पहली पीढ़ी में कम मिलावट है, अगली पीढ़ी में और ज़्यादा हो जाएगी, उससे अगली पीढ़ी में और ज़्यादा हो जाएगी, फिर पता चलेगा उसकी पैदावार जो है वो कम होती जाएगी। तो जो लैब के डायरेक्ट निर्देशन में, सुपरविजन में, यूनिवर्सिटी या जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या कृषि वैज्ञानिक जो हैं, अपने फार्म में अपनी देख रेख में जो बीज उगा रहे हैं, वो बीज सबसे प्योर होते हैं, सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाले भी होते हैं, सबसे उत्तम कैटेगरी के होते हैं। उन बीजों को हम कहते हैं प्रजनक या ब्रीडर बीज। कई बार सवाल भी आया है, प्रजनक या ब्रीडर बीज, ये परम शुद्ध होते हैं, मौलिक होते हैं, मौलिक किस्म के होते हैं, इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है। अब
इनका बड़े लेवल पर प्रोडक्शन तो हो नहीं सकता, बड़े लेवल पर प्रोडक्शन इसका हो नहीं सकता। तो ये यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या सरकार होती हैं, जैसे मैंने बताया तराई बीज विकास निगम, तो ये अपने कुछ ठेकेदारों को उस बीज को दे देता है। वो कहता है भाई किसानों को उनसे खेत में उगवाओ, तुम कुछ बड़े बड़े प्लाट में तुम उगवाओ, लेकिन अपनी देखरेख में। यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिक जो हैं वो भी गाहे बगाहे उसका निरीक्षण करते रहेंगे ताकि उन बीजों की शुद्धता बनी रहे। उन बीजों को हम कहते हैं फाउंडेशन बीज। ये उनसे कम शुद्ध होते हैं या उनसे कम, मौलिक बीजों से कम अच्छे होते हैं, इन्हें हम कहते हैं फाउंडेशन बीज, लेकिन पैदावार खूब होती है। सबसे ज़्यादा पैदावार ब्रीडर बीजों की, लेकिन इनकी तादाद इतनी कम होती है कि आम किसान को ये देना संभव नहीं है। लेकिन मौलिक बीज होते हैं सबसे शुद्ध बीज होते हैं। उसके बाद आ गए आपके फाउंडेशन बीज, इनकी शुद्धता थोड़ी कम हो जाती है लेकिन बड़े लेवल पर उगाए जाते हैं। अब ये जो आपके जगह जगह सीड प्लांट हैं, ये जो जगह जगह आपके सीड प्लांट हैं, ये सरकार से लाइसेंस लेते हैं। सरकार इनको लाइसेंस इस शर्त पे देती है कि समय समय पर आपका निरीक्षण किया जाएगा और आपके बीज में खरपतवार की इतनी मात्रा, नमी की इतनी मात्रा और जो शुद्धता है उसकी इतनी मात्रा होनी चाहिए। तो जगह जगह जो सीड प्लांट आपको जो सीड भेज रहे हैं ना, इन्हें हम कहते हैं प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी सीड डेवलपमेंट एजेंसी है वो उन्होंने इनको लाइसेंस दे दिया है कि अपने कारखानों में किसानों से माल खरीदो, जो फाउंडेशन बीज हमने बना दिया, किसानों उस माल को खरीदो और अपने कारखानों में ले जाके उस बीज को छानो और छान के फिर आगे भेज दो। वो उसको सर्टिफिकेट देती हैं कंपनियां कि ये बीज जो है हम प्रमाणित करते हैं कि बीज जो है शुद्ध है, अच्छा है, पैदावार इसकी अच्छी है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रमाणित बीज। लेकिन ये प्रमाणित बीज जो होता है इससे पैदावार में कम होता है। अब जो हम किसान अपने आप ही फसल उगा लेता है, अपने आप ही बीज तैयार कर लेता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है साहब। तो एक क्लास में काफ़ी लंबी समय की क्लास हो गई है ये, तो मैंने कोशिश की है कि जितना भी है मैं दे सकूं आपको दे दिया हूं। इसी से मिली जुली चीज़ें आगे भी हम सुनते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।